हेलो। हाँ। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा हेलो। हाँ बोलो। ठीक है, अपने साइड से साउंड बस कम कर लेना, ऑडियो ऑन ही रखना। अच्छा सुनो, बात ये है कि द नेचर ऑफ आवर रिलेशन इज नॉट चेंज्ड। ठीक है, नाउ आई एम सर्विस प्रोवाइडर एंड यू आर सर्विस कंज्यूमर। ठीक है, इस बात हाँ। के अपना ओके। इंश्योर करना कि अच्छे से ज़्यादा बेटर क्वालिटी ले सको। जहाँ पे कुछ समझ में ना क्लियरली आस्क करना, मतलब जो भी हो, सिंपल सा बात है। ठीक ना, क्योंकि ओके। अब एज ए फ्रेंड मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, ठीक, और ना एज ए फ्रेंड तुम वहाँ पढ़ रही हो, अपना मैं आई एम टीचर एंड यू आर स्टूडेंट। सो इसीलिए जो भी मन में आए, जो भी शॉर्टफॉल दिखे क्लियरली बताओ, बात करता मैं स्टार्ट कर दे। ठीक है। ओके। ठीक है चलो फिर। तो हमारा क्लास है क्या, जैसा हमने डिसाइड किया था पहला क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। अच्छा देखो, मेन चीज क्या होता है कि ये जो हमारा टॉपिक है। इज दिस मी टुडे? हाँ हाँ, गौतम भैया आज का, मतलब उनको कंफ्यूजन था थोड़ा, 13 उनको लगा 13 से स्टार्ट होने वाला है। जैसे अपने फ्रेंड को, मतलब 4-5 महीने बाद मिलने वाले थे एक फ्रेंड को, तो उनको उन्होंने टाइम दे ओह। दिया। तो मैंने बोला ठीक कोई अच्छा। बात नहीं, वैसे भी आज फर्स्ट क्लास है तो इसके अकॉर्डिंग। अच्छा एक काम करते हो, अपना ऑडियो ऑफ ही कर देते साइड तो हाँ बहुत। हाँ, मैं ऑडियो ऑफ ही कर रही हूँ। हम्म, हाँ तो वही बात है, उन्होंने बोला था कि तो इसलिए बोला कि कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो आज मैं तो करूंगा ही ना सर। तो आज से क्लास का मैं रिकॉर्डिंग और जो मटेरियल होगा वो सिर्फ प्रमोशन के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा, लेकिन इसके बाद का नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी है तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले कि हम सोर्स क्यों पढ़ने जाए। तो मेन बात ये होता है कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग में होता मेरे लिए है, आंसर राइटिंग में ये होता है कि अगर मान लिया जाए कि तुम अगर सोर्स को कोट करते हो, तो अगर मान लो आंसर एग्जाम्पल ले लिया जाए, तुमने सिर्फ एक लाइन लिखा है क्या कि 20% ऑफ पीपल इन इंडिया लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन। ठीक, इस लाइन का वैल्यू, और इसके इसके बदले अगर तुम ये लिखती हो कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक there are 20% people in India living below the line of poverty line। क्लियर। तो क्या होता है जब तुम सोर्स को कोड करती हो तो तुम्हारे आंसर में एक वेटेज बढ़ता है। ठीक, तो उसी तरह क्या है कि हिस्ट्री में खासकर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है सोर्स को, इसलिए हम लोग देखेंगे आज की क्लास में कि मेनली हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो उसका सोर्स क्या क्या है। ठीक है, उसका आज का हमारा दूसरा टॉपिक हुआ क्या, मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री हम लोग देखते हैं तो उसका बहुत सा एंगल होता है। जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है ना, एक कॉन्सेप्ट है जैनिज्म के अंदर, कौन सा, अनेकावादनता। मतलब उसका मतलब क्या होता है, जो ट्रुथ होता है ना वो मल्टी डायमेंशनल होता है, कोई एक साइडेड नहीं होता है। मतलब एक चीज को अलग अलग व्यू से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद फिर हो सकता है कि सेम इंसिडेंट के ऊपर लोगों का अलग अलग व्यू हो। जैसे एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में जब करवाया था तो मैंने बताया था ना कि 1857 का जो वॉर था हमारा, उसको हम ये भी व्यू दे सकते हैं क्या, अरे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ा गया था फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बट रियली में क्या वो ब्रिटिश के अगेंस्ट था, नहीं। दूसरा पक्ष जो, या फिर सेकेंड जो पार्टी हो, ये भी बोल सकता है कि नहीं वो तो सेल्फ इंटरेस्ट मोटिव पे था। ठीक है, तो अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आज हम लोग वही देखेंगे, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं तो उसका कितना टाइप का, अलग अलग टाइप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका क्या थ्योरी है, क्या उसका आइडियोलॉजी है, किस बेसिस पे पर्टिकुलरली हमारा वो आइडियोलॉजी बना हुआ है। ओके। ठीक है चलो, तो जैसे मैंने बताया था क्या, नो वन कैन चेंज द हिस्ट्री एक्सेप्ट अ टीचर, बिकॉज अ हिस्ट्री टीचर कैन टेल यू अबाउट द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ द पास्ट इवेंट। मल्टी डायमेंशनल मतलब हर साइड से तुम्हें बताता है, एंड कैन चैलेंज एंड इवन चेंज योर अंडरस्टैंडिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स। क्योंकि क्या होता है कि देखो हमारा सोसाइटी क्या होता है, इतना डाइवर्स होता है ना, कि अपने साइड से सबने हिस्ट्री का बहुत सारा एंगल होता है, लेकिन अपने अपने अकॉर्डिंग क्या होता है, वो सब एक पर्टिकुलर एंगल या पर्टिकुलर व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू सेलेक्ट कर लेता है, और फिर बाकी सब पॉइंट ऑफ व्यू को नेग्लेक्ट कर देता है हमारा। ठीक है, तो उससे उससे क्या होता है कि सोसाइटी कहीं ना कहीं, उनका जो हिस्ट्री का नॉलेज है इनकम्प्लीट होता है, और कहीं ना कहीं वो जो नैरो माइंडेड टाइप का हो जाता है, क्योंकि वो उसने सभी टाइप का चीज नहीं देखा है, या सभी साइड से चीजों को नहीं देखा है, और ना ही सोसाइटी उसको अलाउ करती है, या फिर हमारा सोसाइटी जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं ना ही वो चीज को अलाउ करता है, ना ही एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए क्या, हाँ, nature of the past event and can challenge and even change the understanding or point of view about historical events। जैसे मैंने बताया 1857 का एग्जांपल, तो हो सकता है कि तुमने स्टार्टिंग से बचपन से कुछ और पढ़ा होगा, लेकिन हमने जब एक पर्टिकुलर लॉजिक उसमें लगाया तो देखा नहीं, अरे इसका तो एक और तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, ऐसा भी तो पॉसिबल होता है हमारा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि
1857 का जो वॉर था स्टार्ट किया था मंगल पांडे ने, जिससे कि इंडिपेंडेंस का वॉर हमारा स्टार्ट हुआ था। तो रियली में क्या वो देश के लिए वो था? एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग बोल सकते हैं क्या, हाँ वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में था कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए, बट उसने जो वॉर स्टार्ट किया था या उसने जो रजिस्ट किया था वो पर्टिकुलर टाइम में, तो क्या वो रियली में कंट्री उसके मैंडेट में था? नहीं। उसने रजिस्ट क्यों किया था? बिकॉज इन्फेंट राइफल जो हमारा था, ठीक ना, उसमें जो बुलेट्स यूज होता था, उसमें क्या कहा जा रहा था, क्या उसमें कॉव एंड जो पिग होता है ना, पॉर्क, उसका मतलब लेदर का से ग्रीस बना हुआ था, मतलब उसके ऊपर कोटिंग था लेदर का, तो जो उसके रिलीजन के अगेंस्ट में था। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये भी निकल के आता है ना, अरे ये तो उसके रिलीजियस पे अटैक उसको लगा इसलिए उसने रजिस्ट किया, जिसमें नेशन कहाँ से आ गया फिर? मतलब ये एक पर्टिकुलर थिंकिंग है, एक साइड का एक व्यू है। तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसने इस पर्टिकुलर व्यू को मतलब नेग्लेक्ट कर दिया, दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। तो मतलब क्या, इन शॉर्ट, हर चीज को देखने का बहुत सारा नजरिया होता है, जिसको जो नजरिया सूट करता है वो उस नजरिया को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, वही है। अब क्या होता है, अब यही फर्क होता है क्या एक टीचर में और एक सोसाइटी में। क्यों? सोसाइटी तुमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपेगा तुम्हारे ऊपर कि भैया यही पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम इसको एक्सेप्ट करो, नहीं करोगे तो तुम आउट ऑफ सोसाइटी हो। ठीक है। लेकिन टीचर का क्या होता है कि टीचर मेनली क्या होता है, वो सभी टाइप का मल्टी डायमेंशनल जो हर तरह हर साइडेड से जो तुम्हारा होता है, हर साइडेड से तुम्हें फैक्ट्स बताता है, लॉजिक बताता है रियल में हुआ क्या था, इन ए अनबायस्ड वे। क्योंकि क्या होता है कि टीचर जो होता है टीच करना है उसको, ठीक ना, तो हर हिस्टोरिकल इवेंट्स को वो अनबायस्ड और मल्टी डायमेंशनल वे में बताता है। इससे क्या होता है कि टीचर जो होता है अल्टीमेटली हिस्ट्री लिख सकता है अपने स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर। तो आज का पहला टॉपिक हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में भी क्या डिस्कस किया था कि मेनली जो हमारा इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होता है, हम लोग मोटा मोटी उसको 3 फेज में डिवाइड करते हैं। इंडस वैली के पहले का जो फेज होता है हमारा, वो क्या होता है, उससे रिलेटेड हमारे पास ना तो कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, ना तो लिटरेरी एविडेंस है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। क्लियर? फिर हम लोग 4-5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बट वो एंशिएंट इंडिया का पार्ट है तो यहाँ पे उतना डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली इंडस से फिर हमारा स्टार्ट जो होता है अरब के आने तक, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, मेडिएवल हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो मेनली क्या होता है हमारा जो मतलब एक टाइप से आर्कोलॉजिकल एविडेंस या फिर आर्कोलॉजिकल एविडेंस हो गया या फिर लिटरेरी एविडेंस हो गया, वो एज कम्पेयर टू दोनों पीरियड का मॉडर्न का बहुत ज्यादा है हमारे पास। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर जहाँ पे एविडेंस ज्यादा है तो वो उसका, अब देखते हैं किस किस टाइप का एविडेंस हमारे पास मौजूद है। An evidence of historical material is available, but the priority need to be given in archives। मतलब क्या, देखो अल्टीमेटली जो तुम्हारा सोर्स हो गया, क्या क्या हो सकता है। पहला, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का खुद का रिकॉर्ड। ठीक, या गवर्नमेंट का खुद का रिकॉर्ड लाइक उसका ऑफिशियल सर्वे हो गया। ठीक है, उसके बाद जो उसने लॉ वगैरह पास किया था वो हो गया हमारा। ठीक, जो पॉलिसीज बनाया था उसने वो हो गया हमारा। ठीक है, जो गाइडलाइंस जारी किया था वो हो गया हमारा। ठीक, उसका इंडिविजुअल देखते हैं क्या, जो उस समय पर्सनल राजा महाराजा था, वो अपने दरबार में लोगों को रखता था कि भैया मेरा बायोग्राफी तुम लिखो थोड़ा सा। ठीक है, तो उनका खुद का रिटन पीस हो गया। फिर जो फॉरेनर्स लोग इंडिया में आते थे वो भी अपना जर्नल्स लिखते थे, अपना एक्सपीरियंस लिखते थे। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, लोग ट्रैवलिंग ब्लॉग लिखते हैं ना, उस टाइम में भी होता था, लोग अपना डायरी मेंटेन करते थे। तो वो भी हमारा क्या हो गया, फॉरेनर्स का वो भी हमारा एक सोर्स हो जाता है। ठीक, उसका क्या होता है कि बहुत सारा पेंटिंग के थ्रू क्या होता है, पेंटिंग भी जो होता है हमारा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है। तो पेंटिंग के थ्रू मेनली क्या होता है कि हमारा सोसाइटी के अंदर जो इंसिडेंट होता है वो हमारा रिफ्लेक्ट करता है हमारे पेंटिंग के अंदर। तो एक पर्टिकुलर पेंटिंग जो है, एक नॉर्मल इंसान के लिए सिर्फ एक पेंटिंग हो सकता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए वो क्या है, पेंटिंग से हमें उस टाइम का सोसाइटी का कंडीशन पता चलता है, उस टाइम का इकोनॉमी पता चलता है, उस टाइप का ड्रेसिंग सेंस पता चलता है कि उस टाइम में लोगों का ड्रेसिंग सेंस क्या था। ठीक, जो फीमेल का जो कितना राइट्स था नहीं था वो समय पता चलता है। तो ये हम सब आगे देखेंगे कैसे पता चलता है, या फिर उससे हम कैसे वो इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। तो वही बात है कि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है। ठीक ना, वो तुम्हारा लिटरेरी सोर्स भी है, आर्कोलॉजिकल सोर्स भी है, पर्सनल डायरी भी है। ठीक, और भी अलग अलग टाइप का चीज है, लेकिन जो प्रायोरिटी हमें देना चाहिए गवर्नमेंट के आर्काइव्स को देना चाहिए।
अब आर्काइव्स क्या होता है? It refers to a collection of historical record and documents, usually primary source document. अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा. Those documents that have been created as a necessary part of some activity, administrative, legal, commercial and social. अब देखो, जैसे मान लिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट निकाला, ठीक. अब उस बजट का जो अंदर इंफॉर्मेशन था उसको लेके द हिंदू वाले ने आर्टिकल लिखा, विजन आईएएस वाले ने अपना करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया, ठीक है, मैंने अपना नोट्स बनाया, क्लियर. अब क्या है कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो क्या है, प्राइमरी सोर्स है. अब ये जो तीनों के पास जो इन्फॉर्मेशन आया कहाँ से आया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का बजट डॉक्यूमेंट से आया, ठीक. तो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट का जो बजट डॉक्यूमेंट है वो क्या है, हमारा प्राइमरी सोर्स है. और ये सब जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है द हिंदू से, विजन से या फिर मेरा खुद का नोट से, वो मेनली क्या हो गया, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन. ये क्लियर है? हाँ. या आई गॉट इट. ठीक है, तो ये बात है. तो क्या है, गवर्नमेंट का जो उस टाइम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था या ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बनाया था. एग्जांपल कि सर्वे उन्होंने करवाया, ठीक है, सर्वे करवाया, फिर लॉ बनाया, गाइडलाइंस लागू किया, ठीक. तो वो सब हमारा हो गया. फिर लीगल, सोशल, कमर्शियल जो डॉक्यूमेंट्स था वो हमारा क्या था, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है. ये क्लियर हो गया. तो यहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं यूजली आर्काइव्स हमारा क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है. अच्छा देखो, अब लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये हो गया ना कि मेनली क्या था, और दूसरा बात ये था, सबसे अच्छा हम लोग इसको अच्छा सोर्स इसलिए मानते हैं क्योंकि क्या होता है, देखो मेनली जो किंग्स वगैरह या फिर जो पर्सनल लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मेनली जो डॉक्यूमेंट्स या फिर जो डायरी वगैरह मेंटेन करते हैं, वो क्यों करते हैं कि फ्यूचर जनरेशन जो आएगा हमारा, ठीक है, वो हमारे बारे में पढ़ के मतलब वो एज अ फीलिंग ऑफ प्राउड लेगा, ठीक है. तो उसमें कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाता है हमारा. इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा देर में, बट ये कर लेता हूँ. लेकिन क्या होता है, मेनली जो गवर्नमेंट का जो आर्काइव्स है ना, उसका मेन पर्पस क्या होता है गवर्नमेंट का आर्काइव्स का, कि प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करना और उसके बेसिस पे अपना लॉ या गाइडलाइंस बनाना. क्लियर है? उसका जो मतलब ये मोटिव नहीं होता है कि फ्यूचर जनरेशन उसको समझ के या फ्यूचर जनरेशन उसको इन्फॉर्मेशन लेकर उस टाइम में प्राउड फील करे. क्लियर है? उसका सोल मोटिव क्या होता है, गवर्नमेंट का जो आर्काइव्स होता है उसका सोल मोटिव होता है क्या, कि प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना या उसके बारे में जानना, ठीक है, प्रेजेंट सोसाइटी के बारे में जानना, प्रेजेंट इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में जानना, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करना और सिस्टम के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाना. क्लियर ये चीज? हाँ. या अब एक और एग्जांपल अच्छा देता हूँ. अब देखो, अगर तुम कभी मॉडर्न मेडिएवल हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा ना, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा सबसे जो अच्छा सोर्स माना जाता है काल्हान का राजतरंगिणी. काल्हान का राजतरंगिणी, ठीक है. ये जो मेनली है ना, ये सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है मेडिएवल हिस्ट्री के लिए. क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो बंदा था ना काल्हान, जिसने राजतरंगिणी लिखा था, बाकी सब क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बाणा भट्ट का एग्जांपल लेते हैं या फिर आर्यभट्ट का एग्जांपल ले लिया जाए या किसी और जो राइटर्स होता है उसका एग्जांपल लेते हैं. वो मेनली जो वो सब राइटर थे वो क्या था, एक किंग था, ठीक. राजा के दरबार में बहुत सारे लोग होते थे, नवरत्न या फिर जैसे मान लिया जाए, तो उनके दरबार में बहुत सारे लोग होते थे, उनमें एक राइटर भी होता था, ठीक है. जैसे अशोका, जैसे अकबर का ले लो, अबुल फैसल, ठीक. तो मेनली सिंपल सा बात है, अगर कोई राइटर जो है जो लिख रहा है राजा के बारे में और अगर वो राजा के दरबार में ही है, काम कर रहा है, तो ऐसे मतलब वो तो उसके प्रेज में ही लिखेगा ना. तो कहीं ना कहीं वो बाइस्ड व्यू दे रहा है अपने राइटिंग के अंदर, उसका बायसनेस शो होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पैसा कौन दे रहा है, राजा दे रहा है. काम कहाँ कर रहा है, राजा के दरबार में लिख रहा है उसके बारे में. जैसे आज के टाइम में दिया जाए तो क्या हो, तुम उम्मीद हम लोग, जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि क्या कोई आईएएस या जो भी सेक्रेटरीट में जहाँ काम कर रहा है बंदा, वो क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या क्रिटिसाइज करके लिख सकता है? नहीं लिख सकता है. उस टाइम में भी यही था कि जो राइटर्स मेनली हमारा, चाहे ज्यादातर जो राइटर थे ना, वो क्या था, उनको पैट्रोनाइज किसने किया था, किंग ने किया था. तो नॉर्मल सा बात है, अगर किंग उसको पैट्रोनाइज कर रहा है और वो लिख रहा है जनरल, तो कहीं ना कहीं वो बाइस व्यू दे रहा है उसके बारे में. क्लियर है? जिसको हम लोग कहते हैं कि वो झूठ मूठ इसका तारीफ ज्यादा, हद से ज्यादा तारीफ करना. हमारे जो आर्काइव्स है तो मोस्टली दे आर बायस्ड, राइट? नहीं, आर्काइव्स का बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी. नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ आर्काइव्स भी, गवर्नमेंट आर्काइव्स भी जो है हाँ वो भी तो बायस्ड इज वेल, नो?
हाँ वो देखो अल्टीमेटली बायस तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन बात ये होता है ज्यादा ऑथेंटिक जो हम मानते हैं उसको मानते क्यों, उसका 2-3 रीजन होता है। पहला ये कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, अब देखो जैसे मान लिया जाए अगर तुमको बोला जाए कि तुम बंगाल में तुम एक टाइप से मान लो तुम बंगाली हो, ठीक ना, तुमको बोला जाए कि हाँ बंगाल के अंदर तुम सर्वे करो, तो कहीं ना कहीं क्या होता हाँ है, तुम्हारा खुद अगर तुम खुद उस जगह से बिलोंग कर रही हो, तुम वहां पे सर्वे कर रही हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा बायसनेस होता होगा वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। हम्म लेकिन अगर तुमको बोला जाए कि तुम जाओ के तमिलनाडु या केरला में सर्वे करो, तो तुम उस जगह के बारे में कुछ जान नहीं रहे हो, ठीक, तो तुम जो वहां जाके सर्वे करोगे और जो रिपोर्ट तैयार, अनबायस्ड होगा। हाँ तो वो क्या ज्यादा चांसेस है कि वहां पे तुम अनबायस्ड रिपोर्ट पब्लिश करोगे ना। हेलो, हाँ हाँ करेक्ट। ये चीज समझ में आया पहले, इसे लिंक कर। हाँ देखो हिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जब तुम याद करने जाओगे तो कुछ नहीं है याद रहने वाला, सिंपल सा बात है, नहीं। तो फ्लो में समझना हम्म पड़ेगा। अगर तुमने लॉजिक समझ हम्म लिया वो वाला चीज, तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलने वाली हो, ठीक है। हम्म कि अगर तुम मान लो जो जहाँ से तुम बिलोंग कर रहे हो, तुम वहां पे अगर सर्वे करोगे तो बायसनेस आ सकता है, लेकिन तुम जहाँ से बिलोंग नहीं कर रहे, आउटसाइडर हो उस एरिया के लिए, और तुम वहां पे सर्वे कर रहे हो, तो तुम्हारा बायसनेस कम होने का चांसेस होता है। तो हो सकता है कि तुम जो सर्वे कर रहे हो वहां उसमें रिजल्ट जो है ज्यादा भरोसेमंद होगा केरला में। क्लियर है, ओके। समझ में आया। हाँ 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 इसको लिंक करो, जो सर्वे कर रहे थे वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। इंडिया के बारे में हाँ नॉलेज क्या था, जीरो जीरो। जीरो बटा सन्नाटा, ठीक है। तो हाँ मतलब क्या है कि उन्होंने जो यहाँ पे आया, जो इकोनॉमिकल कंडीशन देखा, जो सोशल कंडीशन देखा, उन्होंने अपने राइटिंग में वो लिखा। क्लियर है, हाँ इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं ज्यादा भरोसे लायक है, ज्यादा मतलब ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक। हाँ और सेकंड चीज क्या होता है, देखो कोई भी नोट लिखो या फिर कोई भी सर्वे करो, तो क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटेंशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो लिख रहा था किंग के दरबार में जो मतलब थे राइटर्स, उनका इंटेंशन क्या था, फ्रेजिंग ऑफ किंग, किंग के बारे में अच्छा लिख के उनसे पैसे लेना, सिंपल मोटिव है, हम्म। ठीक है। लेकिन ब्रिटिश का मोटिव क्या था, ब्रिटिश का मोटिव क्या था, इंडिया को समझना है उनको, जिससे कि इंडिया में वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर हाँ पाए और यहाँ हाँ पर रूल हाँ कर पाए, अपना रूल स्टैब्लिश कर पाए। क्लियर है, तो नेचुरल सा बात है कि अगर मान लो रिपोर्ट इनका ज्यादा मतलब मतलब बायसनेस होता, तो ये रियल में ऐसा हो ही नहीं पाता। तो इन्होंने अपना कोशिश ये किया कि हम अनबायस्ड वे में रियल तरीके से जो फिर मतलब सरफेस पे उस सिचुएशन को प्रॉपरली एसेस करें और उसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रूल्स बनाए। क्लियर है, ये चीज डिफरेंस हाँ। हुआ। हम्म। अब ये काल्हान के केस में क्या था, काल्हान भी वही था, इसको किसी भी ये किसी भी राजा के दरबार के अंदर नहीं था, ठीक है। पहला बात तो ये, इसलिए मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हम लोग सबसे अच्छा इसको सोर्स मानते, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स इसलिए मानते क्योंकि ये किसी राजा के अंदर में काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या है, ये किसी टाइप के राजा के काम मतलब इन्फ्लुएंस नहीं हुआ होगा, क्योंकि पेट्रोनाइज इसको किसी से मिला नहीं था, ठीक। अगर इसको पेट्रोनाइज नहीं मिला था, इसने कहीं ना कहीं अनबायस तरीके से हिस्ट्री को लिखा होगा, क्योंकि जब पेट्रोनाइज किसी को मिलता है, कोई किसी के अंदर काम करता है, तो उसमें मतलब ज्यादा चांसेस होता है कि वो बायस है उस पर्सन के मतलब के लिए। लेकिन जब उसके अंदर काम नहीं, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, आज के टाइम में अगर कोई आईएएस ऑफिसर है तो नेचुरल सी बात है प्रो गवर्नमेंट होगा, लेकिन मान लिया जाए कि गवर्नमेंट के आउटसाइड का बंदा है, ठीक ना, वो उतना प्रो हम्म गवर्नमेंट नहीं होगा। हम्म, हाँ ये क्लियर हो गया। हाँ हाँ हाँ। सब सर्वे का एक मेन मोटिव होता है क्या, उसका इंटेंशन, सब कुछ उसके। हाँ इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जैसे बोला ना कि क्या होता है, बच्चों को इकोनॉमिक्स से मतलब वो मिलता है तुम्हें सर्वे करने का, ठीक है। हम्म, बात मान लीजिए मैं इंडिया में रह रहा हूँ, ठीक। हाँ इंडिया में मान लो 2 कार्टून चल रहा है, कौन सा, सिंचन और डोरेमोन, ठीक है। हम्म अब मुझे सर्वे करने को मिला, ठीक। तो नॉर्मल सा बात है, अगर मैं हम्म, सिंचन को लेके अगर मान लिया जाए कि मैं बायस हूँ, ठीक, तो जब मैं रिपोर्ट बनाऊंगा फाइनली, ठीक ना, तो क्या करूंगा सिंपली कि दिखाई देगा। हाँ, तो सिंचन ही सिंचन दिखाई देगा, क्योंकि मैं उसको लेके वो जान हाँ रहा हूँ उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं मेरे रिपोर्ट में एक बाइसनेस आएगा। मैं रामलाल, श्यामलाल, जेठालाल करके सिंचन को पसंद करता है, ये भर दूंगा उसके अंदर। क्लियर है, हम्म। लेकिन वही बात है, अगर मैं मान लिया जाए जापान के अंदर जा रहा हूँ, ठीक ना, सर्वे करने के लिए। अब हेनीटाई पनीटाई पता नहीं उन लोगों को क्या क्या होता है कार्टून, ठीक ना, मांगा पांगा, ठीक है। अब मेरे को कुछ पता है नहीं, तो सिंपल सा बात है, जो लोग बोलेंगे वो मैं लिखते जाऊंगा यहाँ पर, हाँ क्योंकि मुझे तो वहां पर कोई मेरा सेल्फ इंटरेस्ट या फिर बायसनेस तो नहीं है ना मेरा वहां पर। नो। क्लियर, तो उसी टाइम जब ब्रिटिशर यहाँ पे आए थे, सर्वे उन्होंने किया था के लिए, अपना डेटा वगैरह इकट्ठा किया था, तो उनका जो रिपोर्ट है इसलिए हम लोग ऑथेंटिक मानते हैं, क्योंकि उनका कोई बायसनेस नहीं था यहाँ पे, उनके लिए एक फॉरेन लैंड था, एलियन लैंड था, तो उन्होंने जो देखा वो लिखा। क्लियर है, हाँ हाँ हाँ।
चलो अब देखो, रिकॉर्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंडीशन ड्यूरिंग 1600 से 1857 तक। हमने क्या देखा था कि 1600 से लेकर हमारा 1857 तक किसका रूल था इंडिया के अंदर? कंपनी रूल था। फिर 1858 के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है क्या, फ्रॉम कंपनी टू क्रॉन। क्लियर है? तो इसलिए क्या होता है कि जो रिकॉर्ड था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 से लेकर 1857 तक का, उसका रिकॉर्ड से भी हमें बहुत सारा ट्रेडिंग कंडीशन पता चलता है उस टाइम का। क्लियर है? या ठीक है, चलो। उसका क्या, when the British Crown took over the administration, it also kept a large variety and volume of official records. क्लियर? जब ब्रिटिश का गवर्नमेंट आया यहाँ पे तो उसने भी अपना मतलब जो सर्वे किया, लॉ बनाया, उनका भी अलग रिकॉर्ड होता है, वो भी हमारा सोर्स के रूप में यूज हो सकता है। These records help historian to trace very important development stage by stage for the process of decision making and the psychology of the policy maker. अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना, मतलब जो चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी का, उससे क्या होता है को पता चलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में इंडिया का जो सोशल कंडीशन हो गया, ठीक है, या इकोनॉमिकल कंडीशन हो गया, चाहे पॉलिटिकल कंडीशन हो गया, वो स्टेज बाय स्टेज कैसे इंप्रूवमेंट आया था। ठीक, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रहा था, ठीक ना, उस पॉलिसी के पीछे उसका इंटेंशन क्या था, क्या उस समय का देखो सिंपल सा बात है ना, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाता है तो आइसोलेशन में नहीं बनाता है। ठीक, वो कहीं ना कहीं उस टाइम में जो सोसाइटी का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होता है ना, उससे अफेक्टेड होता है। क्लियर है? हाँ, उसके ऊपर बेस्ड, हाँ उसके ऊपर बेस्ड रहता है। हाँ, उससे इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, ऐसा बात है। या ठीक है। अब इसका एग्जांपल एक और देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, कि जैसे मान लिया जाए कि जब भी देखा होगा क्या कि एक चीज देखना कि हमारा जो मेन रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ने जाते हैं, हम क्या पढ़ते हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक, तो क्यों होता है, तो हम उसका हम लोग को एक टाइप से उसका जो प्रूफ मिलता है, कैसे मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, कि हमारा 1861 के अंदर एक एक्ट आया था। ठीक, उसमें क्या था कि हमारा ऑर्डिनेंस पावर दिया गया प्रेसिडेंट को। ठीक है, फिर 3 जो इंडियंस थे उनको नॉमिनेट करने का प्रोविजन आया। फिर 1891 के अंदर हमारा क्या हुआ कि जो बजट था उसको डिस्कस करने का पावर दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो दिया गया। ठीक, फिर 1909 में हमारा क्या आया, जो एक्ट आया उसमें क्या था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का पावर दिया गया। ठीक है, फिर फाइनली 1919 में क्या हुआ कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, मतलब फिर मतलब दो डुअल हाउस सिस्टम आया हमारा, राज्यसभा लोकसभा आज जो हम देख रहे हैं। फिर 1935 ऑल इंडिया फेडरेशन आया। ठीक, तो मतलब क्या होता है, पता कैसे चलता है, कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, वही तो हम लोग को हेल्प कर रहा है ना ये समझने में कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। अचानक से तो आगे खड़ा नहीं हो गया हमारे पास टपक, वो एक प्रोसेस के थ्रू इवोल्यूट होके वो थिंकिंग डेवलप होते गया, जो फाइनली जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फार्मर्स था उसके माइंड सेट उन्होंने फिर उस चीज को रिफ्लेक्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर है? ये कैसे इफेक्ट करता है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखना क्या, एक देखना यहाँ पर 1861 देखो, इसके पहले क्या हुआ था, 1857 हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, या सिपाही म्यूनिटी जो बोला जाए। क्लियर? इसके बाद ये रिफॉर्म आया। अब यहाँ पे देखना 1909 स्वदेशी मूवमेंट बंगाल 1905 के पास हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और होम लीग मूवमेंट। ठीक है, अब 1935 क्या हुआ था, उस समय में मेनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था हमारा चल रहा था कंट्री के अंदर बहुत बड़े लेवल पर। अब ये चीज देखना, यहाँ पे नोटिस ये करना है ना मेनली हम लोग को, कि देखना जब जब कंट्री में नेशनल मूवमेंट हुआ था या फिर कंट्री के लोगों ने रेजिस्ट किया, उनके बाद एक होता है ना कि कैरेट एंड स्टिक वाला पॉलिसी, कि मतलब एक टाइप से अपीज करने का पॉलिसी। ठीक, कि भैया कि तुम इतना हल्ला गुल्ला मत करो, हम तुमको थोड़ा सा पॉलिटिकल राइट दे रहे हैं। ठीक, देने वाले। अब क्या होता है जब ये न्यूज आता है ना गवर्नमेंट को कंसेशन देने वाला है, तो क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है कहीं ना कहीं वीक होता है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 100 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के केस में। ठीक, कोई एक्सेप्ट कर लेता है, कोई नहीं करता है। बता रहा हूँ, जैसे अभी मान लो कि अभी फार्मर्स लोग प्रोटेस्ट करें गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे। ठीक ना, अब मान लिया जाए होता क्या है कि मान लो गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम थोड़ा सा बातचीत करने के लिए तैयार है, थोड़ा मतलब इधर उधर कर लेंगे हम, थोड़ा मतलब आपको छूट दे देंगे। तो अब क्या होगा इसमें, कुछ लोग क्या होगा जो सॉफ्ट कॉर्नर रखता होगा, वो क्या बोलेगा कि हम लोग बात करके जो मिल रहा है भैया ले लेते हैं उससे। ठीक ना, एक ये होगा। ठीक, उस टाइप के लोग को हम लोग कहेंगे हिस्ट्री के अंदर मॉडरेट कहते हैं। ठीक,
हाँ एक मॉडरेट हाँ एक दूसरा टाइप का पीपल होगा, ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो ये क्या करना, नहीं अगर बात करते हैं हमसे बिकॉज वो हमसे डर रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी हम अगर अपने आंदोलन को जारी रखते हैं तो गवर्नमेंट और झुकेगा और हमारा पूरा मांग को डिमांड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक। उसको कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट टाइप का लोग, ठीक। तो रेडिकल। हाँ, ऑडियो को ऑफ करना। तो मेनली होता क्या था ना कि जब जब इंडिया के अंदर हम लोग मूवमेंट होता है, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो जाए, चाहे होम लीग मूवमेंट हो जाए हमारा, चाहे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट हो जाए, तो ब्रिटिश यही पॉलिसी अडॉप्ट करता था क्या कि थोड़ा सा बोलता था भैया हम रुको कुछ लाने वाले हैं, ठीक, इंडिया को थोड़ा मतलब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या फिर पॉलिटिकल थोड़ा ईज देंगे हम लोग, राइट्स देने वाले हैं। तो उससे क्या होता था कि जो मॉडरेट लोग होते थे वो कहीं ना कहीं जो आंदोलन होता था मेनली वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था। एक लोग बोलता था कि एक पार्ट बोलता था नहीं हमें गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए, दूसरा बोलता था नहीं नेगोशिएशन करना चाहिए, जो मिल रहा है भाई रख लो, क्योंकि बिकॉज नथिंग इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं क्या 1905 में क्या हुआ हमारा, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो 1907 के आसपास क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम कुछ रिफॉर्म लाने वाले हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि जो मॉडरेट लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहिए, जो मिल रहा है ले लेना चाहिए, बट एक्सट्रीमिस्ट लोग नहीं माने। तो उससे क्या हो गया कि जो मूवमेंट चल रहा था बंगाल का पार्टीशन के अगेंस्ट में कांग्रेस के द्वारा, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, जिसके कारण आगे चल के हमारा सूरत स्प्लिट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ कि जब होम लीग मूवमेंट चल रहा था हमारा, तो मेनली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला भैया हम कुछ लाने वाले हैं, तो फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बोला एक्सेप्ट कर लेते, कुछ ने बोला नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, जिन लोगों ने बोला नहीं करना चाहिए और जिन लोगों ने बोला करना चाहिए, तो फिर वो लोग उनके बीच में डिवाइड होता है हमारा, ठीक है। तो ब्रिटिश को इसी पॉलिसी को हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है रिलीजन के नाम पे आपने हिंदू मुस्लिम का पार्ट दिया। रिलीजन का मतलब वो सिर्फ एक पार्ट है या फिर एक एंगल है उस पॉलिसी का। उसका एंगल ये भी है कि भैया जो मूवमेंट चल रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या अनऑर्गेनाइज मूवमेंट चल रहा है उसको आप डिवाइड करो लॉलीपॉप दिखा के। क्लियर है? हाँ ठीक है चलो। तो ये चीज हुआ ना कि देखना, इसलिए मेरा टाइमलाइन मैंने बताया कि टाइमलाइन से इजी होता है समझने में। हाँ ये तो हो गया है। रिकॉर्ड ऑफ अदर यूरोपियन, अब क्या कि इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश तो नहीं था ना, ब्रिटिश के अलावा भी कौन कौन था, पुर्तगीज था, ठीक, डच था, फ्रेंच था। अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक ट्रेडिंग रिकॉर्ड था, उनका खुद का सर्वे था, चाहे इकोनॉमिकल हो जाए चाहे सोशल हो जाए, ठीक। तो उसी तरह पुर्तगीज ने भी करवाया होगा यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने भी कुछ एरिया को यहाँ पे मतलब रूल किया था। डच ने भी करवाया होगा, फ्रेंच ने भी करवाया होगा। खासकर जो फ्रेंच का जो हमारा मतलब जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है वो हम लोग को हेल्प करता है बंगाल के अंदर जो चंदन नगर है ना, उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि वो चंदन नगर एक इम्पोर्टेंट टेरिटरी था बंगाल के अंदर फ्रांस का। हाँ हाँ फ्रेंच सेटलमेंट था वहाँ। हाँ ठीक है। अब देखो बात ये होगा कि तुम्हारा जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोला था तुमने, कि पहला डाउट क्या था कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यूरोपियन या फिर जो गवर्नमेंट आर्काइव्स है वो बायस्ड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन हमने वहाँ पे इंटेंशन चेक किया था, ठीक है, वो एलियन था यहाँ पे, एक टाइप फॉरेनर्स था, तो चांसेस कम है। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि देखो ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड में XYZ थिंग लिखा है, ठीक, पुर्तगीज के रिकॉर्ड में XYZ थिंग लिखा है, डच के रिकॉर्ड में XYZ थिंग लिखा है, फ्रेंच के मतलब रिकॉर्ड में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो कॉमन चीज चारों के रिकॉर्ड में हमको मिलेगा वो तो हमारा, उसको तो ऑथेंटिक मान सकते हैं ना हम लोग। जो चारों के रिकॉर्ड में कॉमन, हाँ उसको तो हम मान ही सकते हैं। उसका मतलब चांसेस कम है कि वो भैया ज्यादा हाँ ऑथेंटिक होगा या authentic। फिर लेस बायस होगा, क्योंकि चारों वो कर रहा है, जबकि चारों का जो आइडियोलॉजी है बहुत डिफरेंस था। दोनों चारों एक दूसरे का एक टाइप से दुश्मन टाइप का था, ठीक है, एनिमी था, कॉन्फ्लिक्ट था उनके बीच में, कॉन्ट्रोवर्सीज था। लेकिन चारों के अंदर बताया जा रहा है इंडियन सोसाइटी ऐसा था, इंडियन सोसाइटी ऐसा था, इंडियन सोसाइटी ऐसा था, तो हम मान सकते हैं, ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं कि चारों के अंदर जो बोला गया भैया ये तो फिर सच ही होगा। क्लियर है? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ब्रिटिश का गवर्नमेंट हो गया चाहे फिर और जो फॉरेन पावर था उनका जो रिकॉर्ड्स होता है वो मोस्ट ऑथेंटिक होता है हमारा। क्योंकि क्या होता है इंडिया इंडिया का जो लोग है या इंडिया का जो समय राजा था या फिर जो भी था इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन, अगर उन्होंने मान लो कोई रिकॉर्ड बनाया तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि वो ज्यादा बायस्ड होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन जो रिकॉर्ड बना रहा है वो इंडिया का है। पहला बात तो ये, किसी ना किसी रिलीजन से बिलोंग करेगा, किसी ना किसी कास्ट से बिलोंग करेगा, किसी ना किसी रीजन से बिलोंग करेगा, ठीक है, किसी ना किसी जेंडर से बिलोंग करेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं उसके राइटिंग्स में या उसके रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होने वाला है हमारा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो वही है रिकॉर्ड ऑफ अदर यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज
और also useful for constructing the history of the 17th and 18th century. ठीक है, they are important from the point of view of economic history जो मैंने बताया, but much can be gathered from them about the political setup. जैसे हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था ना कि सब्सिडी अलायंस हो गया, ठीक है, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, तो मेनली क्या है कि इससे हमें ये पता चलता है ना, ये अगर ये सब ट्रीटी हुआ है तो हमें ये पता चलता है उस टाइम का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि जो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है गवर्नमेंट का हो गया, चाहे अदर यूरोपियन पावर का या फिर अदर टाइप का जो डॉक्यूमेंट्स होता है हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो उससे मेनली आपको क्या पता चलता है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मेनली ये तीन पता चलता है। अब बोलने को तो हम इसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लाइक सोसाइटी है तो एक रिलीजन भी अलग से हम लोग बोल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं रिलीजन और सोसाइटी इंटरलिंक ही है, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। देयर आर आल्सो मेनी कंटेम्पररी एंड सेमी कंटेम्पररी वर्क सच एज मेमोरीज, बायोग्राफीज एंड ट्रैवल अकाउंट जो मैंने बताया, व्हिच गिव अस इंटरेस्टिंग एज वेल एज यूजफुल ग्लिम्स इनटू द हिस्ट्री ऑफ इग्नाइट। तो मेनली जो मैंने बताया ना कि मान लो फॉरेनर्स इंडिया घूमने आए तो उन्होंने अपना ट्रैवल रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। जैसे एक फॉरेनर आया था इंडिया में, शायद मैकॉले उसका नाम था, बट नाम मैटर नहीं कर रहा फिलहाल, तो उसने ये बोला था ना कि मैंने इंडिया पूरा घूम लिया बट इंडिया के अंदर कोई भी मेरे को बेगर टाइप का कोई नहीं मिला, कोई मतलब थे चोर या फिर भिखारी टाइप का मेरे को नहीं मिला। इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं सेल्फ लोग जो था इकोनॉमी वहाँ का इंडिया का वो सेल्फ डिपेंडेंट था, या फिर यहाँ पे इतना इनइक्वलिटी नहीं था हमारा, या फिर पॉवर्टी उतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। और इंडिया में कहीं ना कहीं सब लोग काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब मिलता है हम लोगों को। उसके बाद न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो था उस समय क्या था, ब्रिटिश ने बहुत सारा न्यूज़पेपर पब्लिश किया, ठीक है, फिर इंडियंस ने बहुत सारे न्यूज़पेपर पब्लिश किया, तो उनसे हम लोगों को बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाता है हमें, क्लियर है। क्योंकि न्यूज़पेपर ने क्या किया मेनली, जब ब्रिटिश अगर मान लो ब्रिटिश साइड के न्यूज़पेपर है तो उन्होंने ब्रिटिश का पॉइंट ऑफ व्यू दिया हर इंसिडेंट के ऊपर, इंडिया वाले हैं तो इंडिया वालों ने इंडिया उस टाइम का जो ब्रिटिश पॉलिसी था उसका सोशल इम्पैक्ट उन्होंने शो किया कि कैसे सोशल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंडिया का, फिर कैसे हमारा इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हमने देखा ना ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो था, ठीक ना, जो पब्लिश हुआ था, किसने किया था बताओ, हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो था किसने दिया था? अरे हिंट भी यहीं पर दिया हुआ है, ड्रेन में का डी में ही है, क्या क्या ड्रेन का, ड्रेन ऑफ वेल्थ का ड्रेन में डी में है ना, इसी में वो मतलब एक टाइप से हिंट है, दादा भाई नरोजी, ओह ओके ठीक नहीं है, नहीं नहीं आई वाज थिंकिंग समबडी एल्स नहीं ठीक ओके है। हाँ, तो मेनली क्या था, उन्होंने ऐसा तो थ्योरी ऐसा उन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक ना, ब्रिटिश एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके, उसी के अंदर ये थ्योरी था मेनली। तो मेनली क्या था, इसके थ्रू उन्होंने क्या मतलब दिखाया कि ब्रिटिश जो था इंडिया के अंदर कैसे इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, ठीक। तो इस तरह क्या है कि हमारा जो बुक था या फिर न्यूज़पेपर था जनरल था, उसने क्या दिखाया, ब्रिटिश का जो पॉलिसी है कैसे इंडिया के अंदर सोशली एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है इंडियंस का, कैसे इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है इंडिया का, ठीक है, कैसे हमारा पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है इंडिया का, कैसे हमारा मतलब उनके पॉलिसी के कारण हमारा एग्रीकल्चर में नुकसान हो रहा है, कैसे उनका पॉलिसी के कारण हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक, पॉवर्टी आ रहा है, तो ये सब उन्होंने शो किया था, इसलिए उससे भी हमको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, खासकर लोकल लेवल का इंफॉर्मेशन। क्लियर है यहाँ तक? उसके अलावा क्या होता है, ओरल एविडेंस जो हमें दादा नानी का कहानी से सुनाते रहते हैं, ठीक है ना, अपने लोकल एरिया का। फिर क्रिएटिव लिटरेचर, खासकर पेंटिंग, जो मैंने ऊपर बताया ना, पेंटिंग जो होता है, अब जैसे एग्जांपल कालीघाट पेंटिंग है हमारा, ठीक ना, तो मेनली क्या होता है, वो बंगाल का लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं शो कर रहा है उसमें, उस टाइम का, क्लियर है, उस टाइम का आर्ट कैसा वो शो कर रहा है, उस टाइम का मार्केट कैसा होगा वो शो कर रहा है, ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। तो मेनली क्या है कि पेंटिंग से भी हम लोग को यहाँ पता चल जाता है कि क्या है, तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री जानने का। क्लियर यहाँ तक? ये सब मैं हटा के मतलब पीडीएफ ही दूंगा, इसमें सब कुछ कवर है ठीक। अब देखो, अब एक एक करके हम लोग देख रहे हैं क्या। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आर्काइव है उसके अंदर क्या क्या चीज मेनली आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रिटिश सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो जो काम उन्होंने किया था, लाइक पब्लिक के किया था, पब्लिक पर्पस के लिए किया था, जनरल में किया था, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट कैसे रेवेन्यू का इकट्ठा करना है उन लोगों को, या फिर रेवेन्यू के, अब नेचुरल सा बात है ना, अगर रेवेन्यू कंट्रोल बढ़ाना है मेरे किसी एरिया का तो प्रॉपर असेसमेंट में वो करना पड़ेगा,
क्योंकि बिकॉज प्रॉपर असेसमेंट किए हुए उस एरिया का मतलब इकोनॉमिक कंडीशन का हम रेवेन्यू रेट या फिर रेवेन्यू तो कलेक्शन नहीं कर सकते ना उतना। सिंपल सा बात है, अगर हम उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है उससे हमें उस एरिया का इकोनॉमिकल कंडीशन पता चलेगा उस टाइम का। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर क्या होता है कि हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनका रिकॉर्ड में पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में पता चलता है, मिलिट्री कंडीशन के बारे में पता चलता है, फिर उनका जो सीक्रेट रिपोर्ट था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का उनसे भी हमें पता चलता है सोर्स के बारे में। ठीक है, फिर कॉमर्शियल रिकॉर्ड उनका हो गया, फिर जुडिशियल रिकॉर्ड हो गया, फिर एजुकेशन रिकॉर्ड हो गया हमारा। ठीक, अब सब अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू उन्होंने करके रखा था। अब देखो इसका मेनली काम क्या आएगा। मान लो तुम एडुकेशन के ऊपर आंसर लिख रही हो, ठीक ना, डेवलपमेंट ऑफ एडुकेशन इन इंडिया क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा मेंस में, तो वहां पे तुम क्या लिख सकते हो, सिंपली ये चीज का यूज कर सकते हो। क्या? द वर्क ऑफ वी नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एडुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया बाय देयर वर्क ऑफ ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम लोग को पता चल सकता है। ठीक है जी। तो सोर्स कोड करने से क्या होता है, हमको एज मिलता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ। अब क्या हुआ, जैसे हमारा अब ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे पहले वैसे तो। अब जब क्या हुआ कि जब ब्रिटिश ने यहाँ पे जो तुम्हारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट जब बनाया था ना, आज के टाइम में जो हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग हिंदी में पुरातत्व विभाग कहते हैं, तो मेनली काम क्या करता है, जो हिस्टोरिकल हमारा फाइंडिंग्स होता है या फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गया या फिर आर्कोलॉजिकल का मतलब जो भी फाइंडिंग्स होता है उसको प्रिजर्व करता है और उसको सर्च करता है और खोजते रहता है। तो मेनली ये डिपार्टमेंट क्या था, ब्रिटिश के अंदर में स्टार्ट हुआ था हमारा। ठीक है, तो वही है, विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जेम्स रेनियल एज अ सर्वे जनरल ऑफ बंगाल इन इतना, सर्वे ऑफ इंडिया बिगेन टू साइंटिफिकली मैप द अननोन रीजन ऑफ द कंट्री एंड इट्स बॉर्डरिंग लैंड। क्लियर? तो इसके बाद क्या हुआ कि जब ये डिपार्टमेंट बना तो उसके बाद इंडिया का जो डेवलपमेंट था या फिर जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था उसमें एक और न्यू फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसके बाद हमने प्रॉपर एक वे में हिस्ट्री को ट्रीट करना स्टार्ट किया, पास्ट हिस्ट्री को खासकर। उसके बाद रिसर्च ज्यादा स्टार्ट हुआ पास्ट को जानने के लिए, पास्ट को फाइंडिंग्स करने के लिए, उसका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को जमा करने के लिए। क्लियर है? हाँ। रिकॉर्ड्स ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया एज वेल एज द जर्नल्स एंड मेमोरीज ऑफ द सर्वे। अब क्या है कि देखो पहले तो क्या तुम्हारा जो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट था या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट था उसका खुद का एक रिपोर्ट होता था। ठीक है, वो हमारे एक सोर्स का काम करता है। उसके बाद जो बंदा वहां पे काम कर रहा है या फिर जो लीड कर रहा है उस एरिया को, ठीक है, मजदूर हो गया चाहे वो मतलब लीडर हो गया या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बोल लिया जाए उसको, या हिस्टोरियन बोल दिया जाए, तो मेनली क्या वो पर्सन डिपार्टमेंट के लिए तो नोट्स बनाता ही था लेकिन साथ में अपना भी डायरी मेंटेन करता था ना वो। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं कि देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, अब वो क्या है ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो रिकॉर्ड, कैबिनेट का अलग रिकॉर्ड होता है, ठीक, कैबिनेट मिनिस्ट्री अपना रिकॉर्ड बनाता है, वो पब्लिश करता है अपना बुकलेट या फिर रिकॉर्ड या फिर जो डिसीजंस को। लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि टाइम टू टाइम लोग देखते हैं क्या है कि अरे कुछ दिन पहले देखा था ना अमित शाह जी ने, हमारे होम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर के नाम का एक बुक रिलीज किया था, तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल जनरल हो गया ना हमारा। तो अब क्या है कि देखो अब हमको जानना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, अगर मान लिया जाए हम 2030 में रह रहे हैं, मतलब 22nd सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं और हमको जानना है 21st सेंचुरी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कैसा काम किया था, तो मेरे पास दो सोर्स हो जाएगा। क्या? एक कैबिनेट का डिसीजन हम लोग देखेंगे, क्लियर है, दूसरा क्या देखेंगे कि उनका जो पर्सनल जो बुक लिखा था या फिर पर्सनल जो उनका ऑटोबायोग्राफी हो गया या पर्सनल जर्नल हो गया, वो हम लोग देखेंगे। तो क्लियर हो गया यहाँ पे ये चीज ना, कि वही है कि सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिकॉर्ड था, ठीक, वो हमारा हेल्पफुल एक रिसोर्सेज है। उसके अलावा क्या जो जनरल्स या जो मेमोरीज या जो डायरी मेंटेन किया था उनके वर्कर्स ने या फिर जो मतलब उनका जो हेड था या चीफ था, वो भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। क्लियर? हाँ हाँ हाँ, वही बात है। हाँ ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या होता है, देखो अब ब्रिटिश ने यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम बनाया था, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था, पुलिस स्टेशन बनाया था, ठीक है, मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर देख ही लिया। अब नेचुरल सा बात है, उस टाइम में मान लो कोई बंदा, हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था, 17 सेंचुरी के मतलब I know, हाँ, wait, I know this. 74 में 74 में बना था, ठीक है। Yes, हाँ हाँ। रेगुलेटरी एक्ट से
हाँ हाँ हाँ, अब मान लो हमारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है। मान लो उस समय कुछ लोगों ने, अब नेशनल कोर्ट बना है तो कोई केस तो आएगा उसमें, मान लो केस आया उसमें, ठीक है। अब उस केस का के अंदर, जो केस के अंदर मान लो कि लैंड डिस्प्यूट आया, ठीक, एक पर्टिकुलर एरिया का, या फिर सिविल केस आया, कोई क्रिमिनल केस मान लिया जाए, तो उस क्रिमिनल या सिविल केस का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उस टाइम का सिचुएशन के बारे में हमको बताएगा। ये चीज समझ में आया मैं क्या बोला? मान लिया जाए 1774 के अंदर किसी बंदे ने वहां पे केस किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो नेचुरल सा हाँ। उस केस का जो डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक, वो उस टाइम का सोशल इकोनॉमिकल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें देगा ना। हाँ 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 क्लियर हुआ? हाँ सब हाँ। ठीक है, चलो फिर वही बात है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम का जो प्रोसीडिंग्स होता था हमारा, जैसे एग्जांपल ले लिया ना, गांधी जी चंपारण में गए, ठीक है, तो वहां पे जो मतलब सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, मतलब जुडिशियल प्रोसेसिंग हुआ, ठीक है, तो उनको वहां पे जो न्यूज़पेपर वाले थे वो उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया। उसके बाद जुडिशरी जो अपना लॉ पास करता है या फिर जो डिसीजन देता है प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, उसको टाइप करके रखा जाता है ना, एक टाइप से फ्यूचर के लिए। हेलो? हाँ फॉर फ्यूचर, हाँ हाँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हाँ, तो वही मैंने बोला कि जो उस समय का जुडिशियल प्रोसीडिंग्स था हमारा, ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है, जब भी लॉ बनता है पार्लियामेंट के अंदर या फिर गवर्नमेंट जब भी लॉ बनाता है, क्या होता है, उस कैबिनेट का डिबेट होता है, ठीक है, उसमें ड्राफ्ट आता है, उसको डिस्कशन होता है, ठीक है, उसको फिर एक टाइप से नोट डाउन किया जाता है हमारा। क्लियर है? तो जो हाँ हाँ तो वो जो नोट डाउन हुआ गया लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो उसको नोट डाउन करता है, वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। हम्म। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाया था एडुकेशन के ऊपर, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर ग्रोथ ऑफ एडुकेशन हमारा कैसे हुआ था कॉलोनियल टाइम में, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिपोर्ट वगैरह होता था नेशनल मूवमेंट के ऊपर, उसके ऊपर तो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा रिकॉर्ड था उसके अंदर हमको क्या क्या पता चलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्क से हमको पता चलता है, ठीक है। उसके बाद जो सर्वे जनरल, मतलब जो अलग अलग गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बनाया था, उस डिपार्टमेंट का रिपोर्ट, उसमें काम करने वाले लोगों का जर्नल्स, ठीक। उसके बाद क्या कि जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट था, मेनली देखो यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर देखा जाए तो मेनली क्या, गवर्नमेंट के आर्काइव्स के अंदर क्या क्या आ सकता है मेरा, पहले तो गवर्नमेंट का खुद का रिकॉर्ड, ठीक है, फिर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, ठीक, फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने कोई इंस्टीट्यूशन आया तो उसका रिकॉर्ड। क्लियर है? उसके गवर्नमेंट का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसका रिकॉर्ड, ठीक है, उसका रिकॉर्ड। फिर कैबिनेट का जो प्रोसीडिंग्स होगा वो सब उसका रिकॉर्ड, जुडिशरी होगा उसका प्रोसेस उसका रिकॉर्ड। क्लियर यहाँ तक? ये क्लियर हुआ? ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला क्लियर हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव के अंदर क्या क्या है मेरा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, ये हाँ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का जो है, बट लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक वाज देयर एन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बैक देन, एज इन हाँ हाँ, ये अब देख तो अब 1800? बताता हूँ। हाँ बताता हूँ, देखो कांग्रेस कब बना हमारा? 1885 में बना था, 1885 हाँ। ठीक है। अब देखना, अगर तुमने मॉडर्न हिस्ट्री से पहले पढ़ा, तुमने एक चीज सुना होगा क्या, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? नहीं 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 सुना है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा देखो, ये इसका मेन जो से स्टार्ट होता है सेफ्टी, वैसे तो हम लोग जब कांग्रेस करेंगे वहां पे तो वहां पे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो पूरा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट ये था ना कि देखो, कांग्रेस का जो ओरिजिन था उसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हमारा ये है कि जो कांग्रेस का जो एस्टेब्लिश जिसने किया था, जिस पर्सन ने इनिशिएटिव लिया था, वो एक था ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिशियल A.O. ह्यूम, ठीक है। अब क्योंकि इसका जो इनिशिएटिव या फिर जो फाउंडर फादर था वो एक ब्रिटिशर था, इसीलिए जो हमारा मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट हुआ या फिर जो अदर एलिमेंट था या एंटी कांग्रेस एलिमेंट था उस टाइम में, वो इस चीज का यूज करता था कांग्रेस के अगेंस्ट में, ठीक है। ये एग्जांपल, ये तो ब्रिटिश का बी टीम है, इस टाइप से समथिंग। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का क्या था, मेनली कहना यह था कि ये मेनली क्या था, एक ऑफिसर था, ठीक, उसने एक बुक लिखा था, उस बुक के अंदर मेनली इसने मेंशन किया था इस थ्योरी के बारे में। उसका ये कहना था, जो A.O. ह्यूम था ना, वो क्या था, हमारा एक ब्रिटिश ऑफिसर था, ठीक, तो उसको ये कहीं से इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है, आफ्टर 1857 का वॉर के बाद लोग फिर से जमा हो रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकने के लिए, ठीक है। तो वो रिपोर्ट पाने के बाद वो जाके लॉर्ड डफरिन से मिलता है, फिर ब्रिटिश लॉर्ड डफरिन से मिला, उसने डिस्कस किया और इंडिया वाले ऐसा ना करे, ठीक ना, उनको थोड़ा सा पॉलिटिकल राइट दे दिया जाए, या फिर होता है ना बबल,
बबल को अगर तुम फूटने के लिए थोड़ा जगह दे दोगे तो बबल उतना एक्सप्लोर नहीं करेगा हमारा, क्लियर है। तो इसलिए क्या किया कि उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो मिला था एओ ह्यूम को, ठीक है, उसने जाके उस समय का वाइसरॉय था उसके साथ डिस्कस किया और उन दोनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को इंडिया में बचाने के लिए एक इनिशिएट मतलब इंस्टीट्यूशन बनाया कांग्रेस का, ठीक है, कांग्रेस को यो मतलब बनाया जिससे कि मतलब जो एडुकेटेड इंडियंस है उसको एक थोड़ा सा पॉलिटिकल राइट्स मिले और वो उनके अंदर गुस्सा थोड़ा सा कम हो, ठीक ना। वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मतलब स्टैब्लिश अपना जो होता है नेगोशिएट कर पाए, क्लियर है। ये मिली था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ठीक। हाँ ओके हाँ। तो अब तो तुम्हारा क्वेश्चन था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था या नहीं था, तो सिंपल सा बात, ऑब्वियसली था, अदरवाइज सिंपल सा बात है जो था ही, क्लियर है। प्योर थ्योरी राइट, क्या इट इज ये मतलब बस थ्योरी, हाँ थ्योरी था। अब इसका थ्योरी का एक कोई और एविडेंस। बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला ना कि ये टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस में था, अभी स्टार्ट करना तो पूरा करना पड़ जाएगा, लेकिन अब अच्छा किया है तो अच्छे टीचर का काम होता है कि जो मन में उत्सुकता है बच्चों के क्यूरियोसिटी आए उसको मतलब सॉल्व करना। तो देखो इसके अगेंस्ट में क्या था, एक है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, इसका अपोजिट में सेफ्टी बल्ब थ्योरी के अगेंस्ट में क्या है मेरा, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जैसे हमारा क्या कहते हैं गोखले जी ने मेरे लिए दिया था या मॉडरेट्स ने ये यूज किया था, इनका ये कहना था देखो स्टार्टिंग में अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर बनता, ठीक ना, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश के बनाने के बाद ये बना, कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं क्या कि 1840 से ही इंडिया के अंदर रीजनल जो ग्रुप होता है हमारा पॉलिटिकल ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया था। 1840 में हमारा क्या त्रिवेदनी सभा बना था, ठीक है, फिर उसके बाद फिर इंडिया एसोसिएशन बना था, और उसके बाद मद्रास सभा बना था हमारा, ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन बना था हमारा वहाँ पे। तो मेनली क्या छोटे छोटे ग्रुप बन ही रहते, तो नेचुरल सा बात है कि जब छोटे छोटे ग्रुप बन रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी आया हो कि हम नेशनल लेवल पे ग्रुप बनाते हैं जो कि पूरा नेशनल का ये बात रख के मतलब नेशन को लीड कर सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने मूवमेंट को। तो नेचुरल सा बात है कि इन द एयर था, मतलब नेशनल लेवल पर एक बॉडी आना या फिर नेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन आना इन द एयर था, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था 1940 से, वो डेवलपमेंट हो रहा था हमारा, ठीक। पहला चीज तो ये, तो ऐसा नहीं कि ब्रिटिश ने बनाया तो ही बना। और दूसरा चीज ये होता है कि देखो सिंपल सा बात है ना, अगर कोई ब्रिटिश रूल है, अगर मान लो इंडिया का कोई बंदा या फिर इंडिया के लोग इनिशिएटिव लेते हैं तो मेनली क्या होता है, नेचुरल सा बात है कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे बना, अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे बनाया जा रहा है तो नेचुरल सा बात है वो इजिली ब्रिटिश गवर्नमेंट की आंखों में खटकता और ब्रिटिश उसको खत्म करने का या फिर सप्रेस करने का पूरा कोशिश करता। इसीलिए क्या हुआ कि जो एओ ह्यूम था, ठीक ना, इसलिए क्या था कि उस समय जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला तो उन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उस समय मेंबर्स थे ना, उन्होंने इसका यूज किया एक टाइप से जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रिप्रेशन होता है ना वो कम पड़े इनके ऊपर। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को सेफ्टी बोल के ऐसा यूज नहीं किया, जबकि मतलब इसका लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी का ये कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को एज ए सेफ्टी बॉल्ब यूज नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को या फिर एज ए लाइटनिंग कंडक्टर यूज किया जिससे कि अर्ली स्टेज में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेशन या सप्रेशन उसको ना सहना पड़े, क्लियर है। और इसके लिए एविडेंस भी ये दिया गया था, इसके लिए ये बोला गया था जो एओ ह्यूम था ना हमारा, वो मेनली था कहाँ पे, पोस्टेड था शिमला के अंदर, ठीक है। अब वो था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बंदा, ठीक है। एओ ह्यूम शिमला में पोस्टेड था और वो था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बंदा, ठीक। जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है वो था उसका हेडक्वार्टर था दिल्ली में, और प्लस ठीक और होम डिपार्टमेंट के अंदर आता था, क्लियर है, ये चीज था। तो अब लॉजिक ये कहता है हमारा कि भैया शिमला का अगर वो मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर शिमला में था तो सिंपल सा बात है तो मतलब एक बंदा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो होम डिपार्टमेंट का रिपोर्ट को कैसे एक्सेस कर सकता है, पहला बात तो ये राइट। दूसरा बात ये रहा कि वो तो शिमला में पोस्टेड था जबकि सब रिकॉर्ड तो आता है दिल्ली, तो शिमला में वाला बंदा हाँ दिल्ली वाला रिपोर्ट कैसे देख सकता है वो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो मेनली अब इन द शॉर्ट बात यही कहा जाता है कि उसने उसको एज अ सुपरमैन दिखाने के लिए उसके बारे में थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखा लिया कैसे सेवियर ऑफ ब्रिटिश रूलर था इंडिया के अंदर, अगर वो ना होता तो ये मतलब इंडिया के लिए इकट्ठा होकर ब्रिटिश को फेंक देते, लेकिन उसने अपना मतलब सुपर नेचुरल पावर यूज करके उस माहौल को समझा और फिर कांग्रेस बनाया जिस मतलब बबल को ब्रश होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो अब देखा तुम्हारा एक क्वेश्चन का आई थिंक हमने इनफ एक्सप्लेनेशन दे दिया कि उस टाइम में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था या नहीं था।
इवन तुम्हारा Repeat किया। 1850, हाँ 1857 के अंदर भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, ठीक है। कैसे? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट 1857 हमेशा में था। कैसे? और 1857 क्या तुम्हारा एंशिएंट इंडिया में भी डिपार्टमेंट था। अशोका के टाइम में स्पाई सिस्टम, किसके टाइम? अशोका के टाइम में स्पाई सिस्टम था, वेल एस्टेब्लिश्ड स्पाई सिस्टम, वेल एस्टेब्लिश्ड बोल रहा हूँ मैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में वो लोग अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि उसका क्या क्या एडमिशन, लेकिन मेनली की बोला ना सिर्फ ब्रिटिश के टाइम में नहीं था। देखो सिंपल सा बात है ना, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता क्या है, अगर मान लिया जाए कि मैं किसी जगह जा रहा हूँ, अगर मान लो कल को तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, ठीक ना, सिंपल सा बात है, तुम भी पान वाले को, ये वाले को, दुकान वाले को बोलोगे ना कि भैया को इन्फॉर्मेशन आता है तो मेरे को देना उसके बारे में। क्लियर, इस एरिया में जो क्राइम होता है, तो तुम्हारा पर्सनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तो वो भी हो गया ना, समझ में आया? हाँ हाँ, यस। वही होता है। तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ये नहीं कि अभी का हमारा है, तो ये एंशिएंट इंडिया से इंडिया में चल रहा है। अब ब्रिटिश जब से 1600 में इंडिया में आया था, तब से ही उसका कहीं ना कहीं अनऑफिशियल या ऑफिशियल बोल दिया जाए, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का स्टार्ट हो गया था। कुछ लोग को वो रखेगा ना, भैया मार्केट का हालचाल देख के आओ, जैसे एग्जाम्पल प्राइवेट ग्रुप एग्जाम्पल, मान लो कोई बैंकिंग सिस्टम है, ठीक, जैसे कोई मान लो इंडस्ट्री है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, उसने भी मार्केट में अपना बंदा छोटे रखा होगा कि मार्केट का हालचाल देख के आना, बताना क्या होता है क्या नहीं होता है, सर्वे करना। तो वो भी तो उसका एक टाइप से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हुआ ना। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो बाहर चल रहा है उसको एसेस करके मतलब बताना इंस्टीट्यूशन को हमारा। क्लियर है? इंटेलिजेंस गैदर करना। हाँ हाँ, या इट्स क्लियर। हाँ चलो, अब हम लोग देखते हैं क्या रीजनल लेवल पे क्या क्या हम लोग का रिकॉर्ड्स था हमारे लिए। अब सिंपल सा बात है, जैसे सेंट्रल लेवल पे हमारा गवर्नमेंट था उस टाइम में, प्रिंस अब मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो हमारा इंडिया था, उस वो मेनली दो टाइप का टेरिटरी था। एक क्या, एक पूरा ब्रिटिश कंट्रोल में था, ठीक। दूसरा क्या था कि वो प्रिंसली स्टेट्स वहां पर रूल कर रहा था, लेकिन उसको पास वो राइट्स नहीं था कि वो किसी फॉरेन डेलीगेट के साथ डायरेक्टली डील कर पाए। क्लियर है? मतलब वो पर्टिकुलर अमाउंट भी ब्रिटिश को देता था। जैसे बताता हूँ, एग्जांपल दे दिया जाए, मान लिया जाए मैं ग्रेस पार्क में आया रहने के लिए, ठीक है ना, सॉरी इसको बता रहा हूँ जो भी है, ठीक ना, मान लो मेरा मैं लोकेशन एक्सपोज कर दिया तुमने। ठीक है, मान मैं ग्रेस पार्क में आया, ठीक, तो मैं नॉर्मल सा बात, अगर मैं मान लिया जाए ग्रेस पार्क में आया हूँ, अब मैं वहाँ स्टार्ट करूंगा। सिंपल सा बात है कि भैया जो जो घर मेरे को पसंद आएगा, ठीक ना, उसका खाली करवा के खुद रहना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कवर कर लूंगा, मतलब जो रोड के आसपास का जमीन होगा उसको मैंने मतलब कब्जा कर लिया, ठीक। और सेकंड क्या है, भैया जहाँ मेरे को उतना मेरे को लग रहा है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ठीक है तुम रहो, लेकिन भैया हफ्ता देना पड़ेगा तुमको। तो देखते हैं नॉर्मल में भी क्या होता है ना कि बिल्डर लोग जो होता है वो क्या करता है, सिंपली दादा लोग जो होता है, मूवी में देखा था ना 70s के मूवी में होता था ना कि जो दादा लोग आता था क्या बोलता था, भैया ये जमीन मेरा हो गया, उसको बुलडोजर चलवा के खाली करवा के रख लेता था जमीन, ठीक, अपने पास ओन कर लेता था, उसका हो गया। दूसरा टाइप में क्या होता था, उसको क्या बोलता था कि हफ्ता लाओ, यहाँ रहना है काम करना है तो भैया हर महीने हफ्ता देना पड़ेगा तुमको, वरना तुम्हारा जमीन छीन लिया जाएगा। क्लियर? हाँ हाँ, ब्रिटिश ने भी यही काम किया इंडिया के अंदर, क्या कुछ जमीन को भैया अपने कंट्रोल में ले लिया, जो उसको लगा कि हाँ आ सकता है, ठीक लगा कि भैया कौन उतना माथा पच्ची करे, इनसे पैसा ले लिया जाए वही काफी है, ठीक है। क्लियर? दो टाइप का था। हाँ, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लिया क्या कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसके पास देखो इस वाले पोर्शन को जिसको ओन कर रहा था उसके पास तो वो सब कुछ काम वो करेगा वहां पे रिकॉर्ड ये सब करने का, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स था या रीजनल गवर्नमेंट था उसके अंदर क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट्स अपना रूल कर रहा है, तो जो प्रिंसली स्टेट्स होगा उसका खुद का भी कोई ना कोई मतलब एक मैकेनिज्म होगा रूल करने का, लाइक उसका सर्वे करने का एक तरीका होगा, ठीक ना, उसका फिर मतलब एक टाइप से डिपार्टमेंट्स होगा, ठीक है, उसका अंदर काम करने वाला लोग होगा, उसका फिर जनरल्स होगा। क्लियर है? दिस इज क्लियर? ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स व्हिच वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया आफ्टर, वही मतलब 1957 के पहले तक वो लोग इंडिया का पार्ट नहीं था। मैंने बताया ना उनका इंडिपेंडेंट अलग स्टेटस ही था, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट भी नहीं था वो लोग, क्योंकि ब्रिटिश को वो लोग हफ्ता दे रहा था, अपना इंडिपेंडेंस ही बचा रहा था। रिकॉर्ड ऑफ दोज इंडियन पावर व्हिच were taken over by the British archive of kingdom of। अब दूसरा बात क्या है, जैसे कुछ कुछ पावर था ना, जैसे हमने क्या देखा था कि जब तक रंजीत सिंह जिंदा था पंजाब के अंदर, ठीक, तब तक क्या था कि वो पंजाब एक अलग स्टेट था, ब्रिटिश ने उसका सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया था, लेकिन जब रंजीत सिंह का डेथ होता है तो उनका जो एम्पायर होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मतलब बहुत सारे जो सिंपल सा बात है, जब एक स्ट्रॉन्ग लीडर मरता है तो जो अंदर के लोग रहते हैं अपना चाहते वो
पर्टिकुलरली अपना मतलब पावर को इंप्रूव करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लीडरशिप मेरे हाथ में आए। उस चक्कर में क्या होता है कि जो एरिया होता है उसका यूनिटी खो जाता है। तो ब्रिटिश ने भी क्या देखा कि भैया पंजाब के अंदर इसका डेथ हो गया, अब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो दिस इज अ राइट चांस ना, जब लोहा गर्म हो तो मार दो हथौड़ा, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया, पंजाब को एनेक्स कर लिया, ठीक है। तो क्या था, जब पंजाब का नेक्स्ट किया, उसके पहले पंजाब का इंडिपेंडेंट स्टेटस था, झांसी का इंडिपेंडेंस, तो उसका भी कुछ ना मतलब जब तक वो इंडिपेंडेंस था अपना ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस से दूर था, तो तब तक उसके अंदर भी अपना डिपार्टमेंट होगा, अपना एक सिस्टम होगा, तो उनका जो रिकॉर्ड होता है वो भी हमारे हेल्प में आता है। क्लियर क्लियर है ये चीज? हाँ, दिस इज क्लियर। उसके बाद देखो 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी था, 3 प्रेसिडेंसी के अलग अलग रूल था हमारा, ठीक है। तीनों प्रेसिडेंसी को अलग अलग डिपार्टमेंट रूल कर रहा था। ये तीनों यूनाइटेड नहीं था पहले तो, तीनों का अलग अलग स्टेटस था अपना, लेकिन बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ हुआ, इस तीनों को यूनाइट करके अल्टीमेटली इन दोनों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ला दिया गया था। फाइनली ये कंप्लीट हुआ था 1833 में कंप्लीट हुआ। मद्रास एंड बॉम्बे वाज सबऑर्डिनेट टू बंगाल, राइट? हाँ पॉइंट। स्टार्टिंग में क्या था, तीनों का अलग अलग इंडिपेंडेंस था, लेकिन अलग अलग था, लेकिन विद द टाइम क्या हुआ, उसको बंगाल के अंदर ला दिया गया। 74 74 के बाद धीरे धीरे स्टार्ट हुआ जो कि फाइनली 18 सेंट्रलाइज्ड हुआ, फिर डिसेंट्रलाइज कर दिया। हाँ, बाद में डिसेंट्रलाइज हुआ। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था मैं कि जैसे ही बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया, ठीक ना, तो जब तीनों का अलग अलग अपना अलग अलग स्टेटस था तीनों का, तो तीनों के अंदर भी अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। जैसे बंगाल का प्रेसिडेंसी का जो रिकॉर्ड था उस टाइम में, उससे हमको क्या पता चलता है, हिस्ट्री ऑफ बंगाल का पता चलता है, बिहार के बारे में, उड़ीसा के बारे में, ठीक है। क्योंकि इस एरिया में उसने रूल किया था, तो पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर उसने सर्वे किया होगा, अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बनाया होगा, जुडिशियल जो सिस्टम था उसका डॉक्यूमेंट्स होगा इसके पास। तो उन सब डॉक्यूमेंट से हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर का जो रिकॉर्ड था हमारा, उससे हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पता चलता है, ठीक है। उसी तरह जो मद्रास प्रेसिडेंसी था हमारा, वहां से भी जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिलता है, ठीक, तो उससे क्या पता चलता है कि इंग्लिश का जो मतलब ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका पावर या पॉलिटिकल इंक्रीज कैसे हुआ उनका, ठीक ना, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट कैसे हुआ उनका, ठीक। उसके बाद डेक्कन के अंदर जो इतना सारा हमारा डेक्कन वॉर हुआ था, हम लोग देखेंगे बाद में कि एंग्लो फ्रेंच वॉर जो हमारा हुआ था स्पेशली, और फिर जो हमारा मतलब मराठा वॉर वगैरह हुआ था, तो वो वॉर का कंडीशन कैसा था, उस टाइम का पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा था, हमें वो मद्रास के रिकॉर्ड में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर जो जो हमें रिकॉर्ड मिलेगा, उससे हमें महाराष्ट्र के बारे में, गुजरात के बारे में, सिंध के बारे में पता चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, वही जब मैंने ऊपर किया ना, देखो ऊपर मैंने इसका अच्छे से इंट्रोडक्शन सब कुछ दे दिया था। अब यूरोपियन पावर है हमारा, ठीक। मैंने क्या बताया था कि ब्रिटिश के अलावा भी इंडिया में कौन था, हमारा पुर्तगीज था, ठीक है। पुर्तगीज ने मेनली कहाँ रूल किया था, गोवा में। तो सिंपल सा बात है, हाँ, पुर्तगीज का जो आर्काइव्स होता है उसको हम स्टडी करेंगे, तो हमको उस समय गोवा का जो इकोनॉमिकल कंडीशन पता चलेगा, ठीक है। कंडीशन पता चलेगा, उसका सोशल कंडीशन पता चलेगा हमें, ठीक। डच का जो रिकॉर्ड था उस समय क्या पता चलेगा, कोचिंग के बारे में पता चलेगा, मालाबार रीजन के बारे में पता चलेगा, सेम चीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक। फ्रेंच का जैसे मैंने बोला पुडुचेरी का में और पौंडीचेरी का पता चलेगा हम लोगों को। उसके बाद पब्लिश आर्काइव। अब देखो कुछ कुछ होता है क्या कि जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे पब्लिश किया था आर्काइव्स को, वो जैसे होता है ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो गजेटेड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 2 डॉक्यूमेंट होता है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि 2011 के अंदर क्या हुआ इंडिया में, सेंसस हुआ, ठीक ना। 2 टाइप का सेंसस हुआ, एक क्या था जनरल सेंसस जिसके अंदर पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक डेटा था, ठीक है, जिसके अंदर हमारा डेमोग्राफिक डेटा था। एक था क्या हमारा कास्ट बेस्ड सेंसस, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, ये तो रिलीज कर दिया, डेमोग्राफिक सेंसस रिलीज कर दिया जिसके अंदर पॉपुलेशन को पता चलता है सब कुछ, लेकिन ये कास्ट बेस्ड सेंसस को उसने रिलीज नहीं किया, ठीक है, बिकॉज XYZ रीजन, ठीक। अब मेनली क्या है, अब ये क्या हो गया, ये पब्लिश आर्काइव या फिर पब्लिश रिकॉर्ड हो गया, ये गवर्नमेंट के पास क्या हुआ, अनपब्लिश रिकॉर्ड हो गया। अब इसको एक्सेस तो गवर्नमेंट कर रहा है ना, इसका यूज भी गवर्नमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी इसको यूज कर रहा है, लेकिन इसने पब्लिश नहीं किया गवर्नमेंट ने इसको, ड्यू टू फियर कि इंडिया के अंदर और फर्दर डिवाइड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये समझ में आया कि क्या डिफरेंस होता है पब्लिश और अनपब्लिश आर्काइव्स में, या फिर पब्लिश और तो जैसे पार्लियामेंट्री पेपर्स हो गया, पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या ड्राफ्ट आया, क्या क्या बिल आया, फिर उसके अंदर क्या क्या डिस्कशंस हुआ हमारा, क्या क्या बिल पास हुआ हमारा, ठीक है, किस किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ हमारा, तो वो सब पेपर रिलीज होता है हमारा। जिससे हम लोग PRS आज के टाइम में PRS देखते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं क्या है के अंदर जो चीज हुआ उसी का पब्लिश्ड है पार्ट, क्लियर। तो
क्या क्या पार्लियामेंट्री पेपर्स हमारा हो गया, वो हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना रिकॉर्ड, ठीक है, पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर के अंदर क्या रिकॉर्ड था उसका, फिर रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकॉर्ड, जैसे आज के टाइम में भी होता है ना, जैसे पीआरएस में हम लोग क्या देखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेवेन्यू, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का ये रिकॉर्ड आया या रिपोर्ट आया है, देखते हैं ना हम लोग, देखा ही हम लोगों ने। हाँ, तो पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकॉर्ड। अब यहाँ पे पॉलिटी का एक चीज समझ लो, क्या आया ये टॉपिक, तो हमारा जो पार्लियामेंट्री कमेटी होता है दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, एक होता है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है, ये हमेशा खड़ा रहता है, इसका मतलब क्या है, वो ऑलवेज रहेगा, इसका नेचर जो है परमानेंट होता है, ठीक है, ये परमानेंटली। ये जो होता है एडहॉक होता है, क्या होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी होता है, मतलब केस टू केस बेसिस पे बनाया जाता है। बेसिस पे, हाँ। अभी मान लो कि मतलब साइबर अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है हमारा, ठीक, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है हम लोग एक एडहॉक कमेटी बनाते हैं साइबर अटैक को रोकने के लिए, जो कि हमें सजेशन देगा कि कैसा बिल पास करना नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट उसके अलावा क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करता था, कमीशन एस्टैब्लिश करता था। जैसे आज के टाइम में हम लोग क्या देखते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरे ये एग्जांपल ये रतन वटल कमेटी बनाया डिजिटल पेमेंट के लिए इंप्रूव करने के लिए, उसके बाद फिर कस्तूरी रंगन कमेटी बनाया था एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए, ठीक, गैडजिल कमेटी बनाया था वेस्टर्न घाट के लिए। उस टाइम में भी गवर्नमेंट क्या करता था, अलग अलग कमिटीज हमारा बनाता था, जैसे रॉयल कमीशन बनाता था, ठीक है, लाइक एजुकेशन के लिए हमने पढ़ा ना वुड डिस्पैच, ठीक है, ली कमेटी हमने पढ़ा था, ठीक है, जो भी कोई बात, जैसे आज के टाइम में गवर्नमेंट बनाते हैं ना टाइम टाइम कमीशंस कमिटीज असेस करने के लिए या फिर सजेस्ट करने के लिए क्या रिफॉर्म लिया जाए हमारा, तो उस टाइम में भी गवर्नमेंट जो था बनाता था, लाइक एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, सिविल रिफॉर्म लाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बनाया था ली कमेटी, ठीक है, वो मेनली था सिविल सर्विसेज था, सिविल रिफॉर्म लाने के लिए, सिविल सर्विसेज। एक फिर फैमिन को बनाने के लिए लाया था हमारा, एक मैकडोनल्ड्स कमेटी बना था, वो स्पेशली बना था बंगाल का फैमिन्स के बाद, कि सजेस्ट करने के लिए कि हमारा कैसे फैमिन्स को इन फ्यूचर रोका जाए। तो उसी का रिकमेंडेशन के बाद जो पटना में तुमने देखा ना गोलघर, हेलो, जो गोलघर देखा है ना, तो मेनली फैमिन के बाद का बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन उस कमेटी में, जिससे कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स यूज किया जा सके, वो मेनली ग्रेन्स को स्टोर करने का था हमारा। ओके, तो क्लियर हुआ कि मतलब जो कमेटी कमीशन का रिपोर्ट होता है वो भी हमारा यूज आता है, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री डिबेट प्रोसीडिंग वो सब बता चुका हूँ, उसका गवर्नमेंट फाइनली जो पब्लिश करता है ऑर्डर, तो उसको कहते हैं गजेटेड पब्लिश्ड बाय सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्लियर। लॉज एंड रेगुलेशन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, अल्टीमेटली मतलब यूजफुल सोर्स है हमारा, क्लियर यहाँ तक। हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं प्राइवेट आर्काइव हमारा क्या कहता है। जैसे एग्जांपल में बोला ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स का पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, क्लियर, जो अपना मतलब इंडिविजुअल लेवल पर अपना लिखता था एग्जांपल, वो सब। जैसे एग्जांपल आज के टाइम में अगर मान लिया जाए दुनिया खत्म हो जाता है, ठीक ना, 400-500 साल के बाद मान लो कि कोई किसी बंदे ने चेतन भगत का बुक उठा के देख लिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो पर्सनल आर्काइव में आएगा ना। एज इन द, हाँ, बुक पर्सनल आर्काइव में आएगा, हाँ। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लिया जाए ना कि मान लो 400-500 साल के बाद क्या हुआ कि मान लो दुनिया खत्म हो जाता है, ठीक ना, 400-500 साल के बाद फिर दोबारा जब खुदाई करना स्टार्ट होता है, रिसर्च करना, तो मान लिया जाए बहुत सारा बुक्स मिला, उसमें क्या था, मान लो चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड बुक मिला, ठीक ना। ओके, वो जो उसका बुक है वो क्या कहलाएगा, उसका वो पर्सनल आर्काइव में आएगा उसका चीज, तो उसको पढ़ के लोग। अब ये क्या होता है, पर्सनल आर्काइव को हम लोग मोर और लेस ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग नहीं मानते, क्योंकि मैंने बताया ना कास्ट का बायसनेस होता है, ठीक है, रिलीजन का बायसनेस होगा, ठीक, जेंडर का बायसनेस हो सकता है, मेल फीमेल, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा बायसनेस हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल, ठीक ना, मान लो उसने बुक लिया, ठीक, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें क्या होता है, लड़का जाता है लड़की को ढूंढते हुए, नाम पता कुछ पता होता है उसको, बिना नाम पता के उसको जाता है न्यूयॉर्क में ढूंढने के लिए, उसको मिल भी जाती है, ठीक। प्लीज यार, हाफ तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसको अब मान लो कि उसी टाइप एग्जांपल इसलिए मैंने दिया ना कि इंडिविजुअल आर्काइव में इस टाइप का चीज होता है, जो कि मतलब हो सकता है उसने कोई कहानी लिखा हो, एग्जांपल फ्रिक्शनल स्टोरी लिखा हो, तो उसको मतलब फिक्शनल, हाँ, इट्स मोस्टली फिक्शनल, पर्सनल आर्काइव। तो वही बोला कि पर्सनल आर्काइव्स को होता है हम लोग उतना ऑथेंटिक नहीं। हाँ, उसका एक मैंने एग्जांपल दिया, इससे अच्छा एग्जांपल कोई नहीं मिलेगा। अब इसको तो रियल में मानेंगे नहीं, कि रियल में नहीं मान सकता ना वो बंदा, मतलब जो 4-5 साल बाद आएगा कि हर आदमी ऐसे ही करता होगा, बिना नाम पता के चल गया ढूंढने के लिए, उसको ठीक है। चलो, तो समझ में आए तो कि इसको ऑथेंटिक सोर्स हमारा नहीं है। फिर उसके बाद क्या, अब जैसे मान लिया जाए गांधी जी जो थे, वो क्या था, अपना न्यूज़पेपर वो लोग चलाते थे क्या, कि हिंद स्वराज, उन्होंने बुक लिखा था, ठीक है, एनी बेसेंट थी, ठीक,
वो क्या, उन्होंने क्या कॉमनवेल्थ स्टार्ट किया था अपना, ठीक है। उससे और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर थे। तो वो क्या था, जो हमारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे या फिर जो फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर थे, वो भी अपना थ्योरी मतलब अपना आइडियोलॉजी शो करने के लिए न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, ठीक। वो भी बुक्स लिखते थे, जर्नल्स लिखते थे। तो उनका भी जो जर्नल्स था वो भी हमारा एक हिस्टोरिकल एविडेंस या फिर हिस्टोरिक में हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस टाइम का कंडीशन के बारे में जानने के लिए। क्लियर है? जैसे गांधी जी का हिंद स्वराज हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ हाँ, यस यस। उसके बाद ये तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड था ना। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक कांग्रेस हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, उसी तरह हमारा क्या था, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग था। लाइक एग्जांपल, ये उस कांग्रेस के पहले क्या था, हमारा इंडियन एसोसिएशन था, ठीक। तो मेनली क्या था, इन लोग का जब मीटिंग होता था तो लास्ट में मीटिंग में क्या होता था, ये लोग मेनली एक होता है ना कि हमने ये चीज रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, हमने ये चीज डिसाइड किया, या फिर हमारी मीटिंग में ये चीज डिस्कस हुआ, उसको लेकर भी वो लोग पब्लिश करता था। जैसे न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, कल कांग्रेस ग्रुप का मीटिंग हुआ, वहां पे ये डिसीजन हुआ। क्लियर है? तो मेनली क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, उनका खुद का रिकॉर्ड भी हमारा हेल्पफुल होता है उस टाइम सिचुएशन के बारे में जानने के लिए। उसके बाद बैंक्स हो गया, बैंक्स का आर्काइव जैसे एग्जांपल, उससे क्या पता चलता है हमें कि मान लिया जाए कि अभी 1900 है, ठीक। ये 1910 है। हमने मान लिया जाए 1900 से 1910 तक बैंक का जो रिकॉर्ड होता है, हमने वो देखा। हमने क्या देखा, 1900 में जहाँ पे बैंक के अंदर 100 करोड़ था, ठीक है, फिर वो 105 हो गया, डॉट डॉट करते हुए एक ईयर में पर्टिकुलर 1905 में क्या हो गया हमारा, वो घट के 90 करोड़ बैंक में बचा, ठीक है। फिर वो थोड़ा और इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है, जब उस रिकॉर्ड को हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या आइडिया लगेगा इकोनॉमिकल सिचुएशन के बारे में, कि 1905 में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके कारण इकोनॉमी हमारा जो था वो डाउनफॉल हुआ था, जिसके कारण बैंकों के अंदर पैसा कम हुआ हमारा। क्लियर है? तो समझ में आया कि बैंक का आर्काइव्स कैसे यूजफुल है हमारे लिए। बैंक का मतलब वो, फिर बिजनेस हाउस का क्यों, क्योंकि उनका प्रोडक्शन का रिकॉर्ड होगा, उनका सेल्स का रिकॉर्ड होगा, वो हमारे में हेल्पफुल करेगा। लोगों का बताया कैसा कंडीशन था, लोग क्या प्रेफर करते थे खाने में, नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद जो कमर्शियल ग्रुप होता है उनका था, ठीक। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा इकोनॉमिक चेंजेस जो हुआ था या इकोनॉमिक कंडीशन था उस टाइम में, उसके बारे में जानने के लिए। उसका बायोग्राफीज, मेमोरीज, ट्रेवल अकाउंट मैंने बता दिया ऊपर में शॉर्ट में। देखो, मेनी ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज जो आया था इंडिया में, उन्होंने भी अपना रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। सिविल सर्वेंट जो इंडिया में काम करते थे, उन्होंने अपना रिकॉर्ड्स बनाया था। तो वो सब अपना एक्सपीरियंस जो इंडिया में उन्होंने एक्सपीरियंस किया अलग अलग पार्ट के बारे में, उसको उन्होंने लिखा, और वो भी हमारा एक हेल्पफुल सोर्सेज है इंडिया का हिस्ट्री को बताने के लिए। दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। मैंने क्या बताया, उन्होंने जैसा इंडिया के अंदर यहाँ का सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन लिखा था, देखा था, वैसा उन्होंने लिख दिया अपने उसमें। तो हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स है। These travel accounts are generally reliable source for constructing the history of, मैंने बताया ना क्यों रिलायबल है, क्योंकि वो बायस्ड फ्री है। बायस्ड फ्री क्यों है? क्योंकि उसके लिए इंडिया का था कि एलियन लैंड था, ठीक। वो ना तो जो इंडिया के अंदर जो डिफरेंसेस है, डिवाइड था, चाहे वो रीजन बेसिस पे हो, चाहे रीजन बेसिस पे हो, चाहे कास्ट बेसिस पे हो, चाहे जेंडर बेसिस पे हो, ठीक। इन चारों टाइप का, या फिर इसके अलावा और भी डिवाइडेड था इंडियन सोसाइटी के अंदर। इन चारों से ये जो फॉरेनर बंदा यहाँ पे आया वो अलग था, इन चारों का वो पार्ट नहीं था। तो नेचुरल सा बात है, इन चारों में से किसी से वो इफेक्टेड नहीं हुआ होगा। क्लियर है ये चीज? इसलिए इसका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, इसका जो बुक होगा, वो या इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ज्यादा न्यूट्रल या फिर ज्यादा मतलब रियलिटी वाला होगा कंपेयर टू इनके। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, चलो। अब न्यूज़पेपर और जर्नल कैसा होता है? न्यूज़पेपर एंड जर्नल ऑफ द 19th and 20th century published in English as well as in different vernacular language। मतलब इंग्लिश में भी होता था और डिफरेंट लोकल लैंग्वेज में भी होता था। फ्रॉम इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द कंट्री, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा। सबसे पहला न्यूज़पेपर हमारा स्टार्ट हुआ था कौन सा? बंगाल गैजेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इतना क्रिटिसिज्म उसने किया कि 2 साल के अंदर ही उसको बंद करवा दिया गया था फिर, ठीक है। ओके। ठीक है। Hackey Press was seized within 2 years, organized outspoken criticism of the government officials. The newspaper and the early period primarily aimed, अब देखो सिंपल सा बात है ना कि न्यूज़पेपर का कंज्यूमर कौन होता है या व्यूअर रीडर कौन होता है? जो जिनको पढ़ना लिखना आता है वही होगा ना, न्यूज़पेपर एजुकेटेड लोग। अब हमें ये पता है कि जब इंडिया आजाद हुआ था 47 में, उस समय इंडिया में लिटरेसी रेट था हार्डली 16%। अच्छा। 1947 का बात है। तो
सा बात है कि जब स्टार्टिंग में हुआ होगा 18th सेंचुरी में तो और कम होगा हमारा, तो नेचुरल से बात है अगर कोई न्यूज़पेपर लिख रहा है खासकर मतलब हमारा, तो उसका मेन क्या होगा कि मेनली जो इंटेलेक्चुअल क्लास है या फिर जो इंडियन जो पढ़ा लिखा जानते हैं उन्हीं को कैटर करना। ठीक, तो मतलब क्या है, इस चीज को अच्छे से थोड़ा समझ लेना क्या कि देखो जैसे आज का न्यूज़पेपर हो गया या फिर आज के टीवी चैनल्स हो गए, ठीक, वो मेनली क्या दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं ज्यादातर अपर, जो एग्जांपल मान लिया जाए जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग हुए क्या देखना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट। ठीक, वो एग्जांपल इंटरेस्ट लेते हैं क्या कि अरे किस एक्ट्रेस का किसके साथ वो टाका भिड़ा या फिर किसके साथ ब्रेकअप हुआ, ठीक है, मिर्च मसाला टाइप सीरियल क्या हो रहा नहीं हो रहा उसमें, तो इसलिए वो लोग उसको दिखाते हैं। अगर मान लो कि फार्मर्स हुआ या फिर जो अदर सोशल प्रॉब्लम होता है उनका फोकस नहीं होता, क्योंकि वो लोग उनका व्यूअर नहीं है। उनका व्यूअर कौन है, अपर मिडिल क्लास या फिर वो पर्टिकुलर व्यूअर है जो कि क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो कि सीरियल्स में इंटरेस्टेड है, जो कि बॉलीवुड गॉसिप में इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो लोग उसी को प्रेफरेंस देता है क्योंकि पता है उनका रीडर कौन है। जिस दिन, इसको ठीक है सुनना, जिस दिन उनको पता चलेगा कि भैया मेरा व्यूअर ये भी है, तो वो ठीक उस दिन वो उनके प्रॉब्लम को भी देखना स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि मेरा टीआरपी जो होता है यूनिवर्सल हो गया है और व्यूअर जो होता है यहाँ पर भी है, उस दिन ये इन लोगों का प्रॉब्लम के ऊपर भी नजर देना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट क्या उनको ही पता है कि भैया मेरा व्यूअर कौन है, कहाँ से मेरे को टीआरपी वाला, इसलिए पर्टिकुलरली उस ग्रुप ऑफ पीपल को ही टारगेट करता है और उनके हिसाब से सबको डिजाइनिंग किया जाता है। ठीक है, तुम्हें तो पता ही है, तुम तो खुद मीडिया से हो, पता है। तो सेम टाइम क्या है उसमें, उस टाइम न्यूज़पेपर जो स्टार्ट हुआ था तो क्या था, उनको ही पता था कि भैया मेरा रीडर कौन है। ठीक है, और उनको वो दुखी स्टोरी सुनने का शौक नहीं, उनको जो स्टोरी सुनने का शौक है, तो मेनली क्या था देखो, द न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स ऑफ द अर्ली पीरियड प्राइमली एम्ड एट कैटरिंग टू द इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट ऑफ द यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियंस। क्लियर, मेल बेसिकली क्या था, उनका जो नीड था उनको उन्होंने कैटर किया था। इसका मतलब क्या कि जो अर्ली न्यूज़पेपर था वो कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था उसको रिफ्लेक्ट उसको नहीं कर रहा था। नहीं, they were more they were focusing more on entertaining the Europeans and the Anglo-Indians. हाँ Hello? हाँ, फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी मेनी पावरफुल। अब इसके कारण क्या हुआ कि नेचुरल से बात है, जब यहाँ पे गैप स्टार्ट हुआ, देखो आज के टाइम में क्या है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसका फोकस चेंज हो गया, मतलब जो रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का जो रियल प्रॉब्लम है हमारा या फिर ग्राउंड सिचुएशन या फिर जो ज्यादातर जो हमारा प्रॉब्लम उसको नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ उसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो छोटे मोटे मीडिया हाउस होते हैं ना, एग्जाम्पल लोकल रीजनल मीडिया, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हमने देखा है आज के टाइम में क्या यूट्यूब पे अपना चैनल खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर अपना खुद का वेबसाइट वाला न्यूज़पेपर है, ठीक, जिसको हम लोग स्मॉल न्यूज एजेंसी बोल सकते हैं हम लोग, तो वो स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसका अपर मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कैटर कहीं और कर रहा है, वो फुल पॉपुलेशन कैटर नहीं कर रहा है, तो इनको रिफ्लेक्ट करने के लिए या फिर इनका सिचुएशन दिखाने के लिए अलग अलग मीडिया हाउस का जन्म हो गया, या फिर जो मतलब सोशल मीडिया टाइप का हम लोग कहते हैं। ये क्लियर हुआ? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया लोग को रिप्रेजेंटेशन देने में फेल हुआ। क्लियर? उस टाइम में भी हुआ जब देखा क्या जो न्यूज़पेपर बोना स्टार्ट हो गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गया हमारा, मेन स्ट्रीम मीडिया था या फिर जो मतलब उस समय का जो न्यूज़पेपर था वो मेनली ब्रिटिशर्स को टैकल कर रहा था, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा होगा कि भैया ये तो सिर्फ ब्रिटिश के बारे में एंटरटेनमेंट के बारे में बात कर रहा है, हमारा जो रियल में हो रहा है वो तो दिखाई नहीं दे रहा हम लोग को यहाँ पे। तो फिर उन लोगों ने फिर अपना न्यूज़पेपर पब्लिश करना स्टार्ट किया जो कि इंडियन से ग्राउंड या फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ब्रिटिश का एक्सप्लॉयटेशन, वो सब दिखाए वहां पे। क्लियर है? आज के टाइम में यही देखते हैं ना हम लोग कि मीडिया हाउस है वो क्या है, सब कुछ गवर्नमेंट के एंगल से दिखा रहे, गवर्नमेंट ने ये किया तो उसका XYZ फायदा दिखा रहे, ठीक, लेकिन क्या है कि बहुत सारे जो कि सिर्फ क्या कर रहे हैं वो मेनली दिखाते हैं गवर्नमेंट बना रहा है, ठीक है, लेकिन उसके कारण ये सब भी प्रॉब्लम हो सकता है हमारा। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम दिखाना क्यों हुआ? क्योंकि क्या हुआ, मीडिया हाउस अल्टीमेटली क्या कर रहा है कि सिर्फ अगर वही एक ही से वन साइडेड दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे जो लगेगा नहीं, लोगों को दूसरा साइड भी जानना चाहिए। तो नेचुरल सा बात है जब लोगों के अंदर ये आएगा कि लोगों को दूसरा साइड भी जानना चाहिए, उनके अंदर इंटरेस्ट आएगा, तो नेचुरल सा बात है और जो मीडिया हाउस है जो कि दूसरा साइड दिखाए उनका भी मतलब इवोल्यूशन होगा। क्लियर है? तो वही है, फ्रॉम द मिड 19th century many powerful newspaper appeared, edited, published by distinguished and fearless journalists. Nearly 1/3 of the founding father of the Indian National Congress in 1885 were journalists. मतलब 1/3 जो था ना वो कांग्रेस का जो स्टैब्लिश किया था जिन्होंने 1885 वो जर्नलिस्ट थे और बाकी के लॉयर थे। ये भी एक हमारा क्वेश्चन आता है वैसे
कि ये कांग्रेस जो था क्या मतलब लॉयर बॉडी था हमारा, नैरो बेस था इसका। नहीं, आई डिड नॉट गेट दिस। क्या बता रहा हूँ। लॉयर्स इन व्हाट? हाँ, 1/3 जो 1885 में जो कांग्रेस जो फाउंड हुआ था ना, तो जो फाउंडिंग मेंबर्स थे ना, फाउंडिंग मेंबर्स, उसमें से 1/3 जो थे वो अपने आप में जर्नलिस्ट ही थे। ओह, अलग टाइप के न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने ये बताया ना कि ये भी हमारा एक क्वेश्चन आता, जब हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी एक आता है कंट्रोवर्सी या फिर एक क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म इसका, कि कांग्रेस वाज द बॉडी ऑफ लॉयर एंड जर्नलिस्ट। अच्छा। तो वहां पे हम लोग उस चीज को वहां पे डील करें। Maximum, not maximum. Like अभी तो all the newspapers are influenced by some political party or like something. Like either हाँ यहाँ पे हम लोग leftist नाम नहीं लेंगे or यहाँ पे। something. हाँ Yeah, XYZ, yeah. कोई राइट विंग का, ठीक है, कोई राइट विंग को, हाँ, कोई right wing influence कोई है या लेफ्ट तो विंग कोई, का है, कोई वो लेकिन अल्टीमेटली बात ये होती हाँ, है, आज का जो दुनिया है ना, वो आइडियलिस्टिक नहीं है। सिंपल सा बात है, लेफ्ट विंग आइडियलिस्टिक नहीं है। तो सिंपल सा बात है, किसी भी पार्टी का कोई आइडियोलॉजी होता नहीं है, ठीक। हाँ, जहाँ बेनिफिट दिखता है, बेनिफिट इज द ओनली आइडियोलॉजी, या फिर सेल्फ इंटरेस्ट इज द yeah. जी। आज कोई बंदा, उसको XYZ पार्टी पावर में, तो उसको देख रहा है कि अरे मेरे को इसके साथ रहने पावर मिल रहा है, तो उसको ज्वाइन कर लेगा। कल को दूसरा पार्टी पावर में आएगा, उसको लगेगा अरे अरे यहाँ मेरे को पावर यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ चला जाएगा, फिर वहां चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल बंगाल में सकते हैं हम लोग, ठीक, लेकिन अभी छोड़ दो, नाम नहीं लेंगे, बाद में बता देंगे। हाँ, कोई जैसे एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन, ठीक ना, बहुत बड़ा स्टार है, बंगाल के अंदर जब 20 साल पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी था, तो उसका मेंबर भी होता, उसने उसको ज्वाइन किया, उसको प्रमोट किया। हाँ जी, 10 ईयर से किसी और के साथ प्रमोट कर रहा था, अभी फिर लग रहा है कोई होने वाला है, तो उसको प्रमोट कर रहा है। तो आइडियोलॉजी कहीं पर नहीं है आज के टाइम में। जिसको तो जहाँ प्रॉफिट हाँ, है वो वहां भाग रहा है। इसलिए तो मीडिया को, इसलिए तो सिंपल सी बात है ना, कॉर्पोरेट मीडिया क्या होता है, मेनली काम जो चलता है, कहाँ चलता है, फंडिंग पे। फंडिंग आएगा एडवर्टाइजमेंट पे, और एडवर्टाइजमेंट से फंड हो गया, वो उसको नॉर्मल पीपल दे नहीं सकता है, ठीक ना। Which is exactly why even media is getting influenced by all these parties, ना? कंट्रोल मीडिया इन्फ्लुएंस, कंट्रोल नहीं। जैसे एग्जांपल कॉर्पोरेट हाउस इंडिया का लगभग 30 न्यूज चैनल को डायरेक्टली वो ही कंट्रोल कर रहा है, मतलब ओन कर रहा है, कंट्रोल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं, कुछ न्यूज़पेपर है और उसके हमारे मतलब राइटर्स है। क्वेश्चन आ जाता है क्या एग्जांपल, मुझे दिस पीडीएफ क्या? हाँ, PDF सब मिलेगा, के लिए बनाया गया। हाँ ओके। फिर चलो ऑडियो पर से चलो। हाँ सॉरी। जैसे द हिंदू था, द हिंदू तो आज भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लिख रहा है, सिंपल सा बात है ना। तो उस टाइम में भी मतलब गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म के लिए यूज हो रहा होगा ये। तो जी सुब्रमण्यम ने, अय्यर ने इसका फाउंडिंग किया था। फिर केसी और मराठा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बट यहाँ पे याद रखना ये बात है, मराठा जो था, कंफ्यूजन ये, मराठा जो था वो इंग्लिश में था और केसी था मराठी में। तो बहुत लोग कंफ्यूजन क्या करते हैं, मराठा मतलब मराठी, तो ये नहीं याद रखना है। मराठा जो था वो इंग्लिश में था हमारा। ओके। बंगाली न्यूज़पेपर था वो सूर्यनाथ बैनर्जी ने निकाला था। अमृता बाजार पत्रिका जो था शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने निकाला था। अच्छा, इसका एक मेनली बहुत मजेदार केस है इसका, अमृता बाजार पत्रिका का। क्या हुआ कि जब लॉर्ड लाइटन के टाइम में वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया था ना हमारा एक्ट, उसमें ये कहा गया था ना कि जो भी नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर है या फिर जो वर्निकुलर लैंग्वेज में पब्लिश होता है न्यूज़पेपर ना, उसको अपना न्यूज पब्लिश करवाने से पहले DM ऑफिस से परमिशन लेना पड़ेगा, बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है, नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर को। तो अमृता बाजार की पत्रिका का जो ओनर था, उसने मतलब शाना था, उसने क्या किया ना, रातों रात वो बंगाली न्यूज़पेपर से अपना जो टोटल होता है ना, वो मतलब पब्लिशिंग में शिफ्ट कर दिया उसने। हाँ ये हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, ये we had to do it in our course, like we got to know it in our course। हाँ। फिर सुधारक जो था गोपाल कृष्ण गोखले ने निकाला था। इंडियन मेंबर NN सेन ने निकाला था। वॉइस ऑफ इंडिया धारावाहिक ने, तो लिस्ट अपना देख लेना। ये ट्रिब्यून पंजाब में, सोमनाथ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली एक बार नजर डाल लेना, जिससे कि MCQ में एलिमेंट कर पाओ। एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे देखा जो आया हुआ था, जैसे इंडियन, अब उसका क्या था कि देखो, ये सब तो न्यूज़पेपर क्या था, इंडिया में रहते हुए इंडियन से निकाला, ठीक। अब क्या था, जो इंडियंस फॉरेन में रहते थे ना, तो उन्होंने फॉरेनर्स को या फिर फॉरेन गवर्नमेंट या फिर फॉरेन जो वहाँ पे इंडियंस रहते थे, उनके बीच में इंडिया कंडीशन का बताने के लिए उन्होंने फॉरेन में भी अपना न्यूज़पेपर रिलीज किया था। जैसे हमारा गदर पार्टी जो था ना, गदर पार्टी क्या था, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, न्यूज़पेपर था गदर पार्टी अपना, ठीक। वो न्यूज़पेपर के थ्रू क्या करता था, USA के लोगों को या फिर USA में जो इंडियंस रहते थे उनके बीच में इंडिया का जो कंडीशन था उनको लेके अवेयरनेस फैलाता था,
ठीक है, उनको मोबिलाइज करता था, जैसे कि फंडिंग के थ्रू या फिर मैन पावर के थ्रू इंडिया में आके इंडिया का जो मतलब फ्रीडम का जो स्ट्रगल है उसमें हेल्प किया जा सके। ठीक है, तो मेनली क्या था, ये सब हमने देखा कि इंडिया के अंदर तो इंडिया के लोग न्यूज़पेपर निकाल ही रहे थे, बट जो फॉरेनर्स बाहर रह रहे थे ना फॉरेन में, वो लोग भी वहां पर पब्लिश कर रहे थे। जैसे ये देखो, इंडियन नेशनलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरीज लिविंग अब्रॉड पब्लिश न्यूज़पेपर एंड जर्नल। जैसे इंडियन सोशलिस्ट जिसने किसने निकाला था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निकाला था लंदन में। वंदे मातरम निकाला था किसने, पेरिस में, मैडम कामा ने। तलवार निकाला था कहाँ पे, बर्लिन में निकाला था वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने। गदर सांस्कृतिक, ये मैडम कामा कौन थी? मैडम कामा इसको कहते हैं मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, मैडम कामा। ये मेनली बेसिकली स्टार्टिंग में क्या था, दादा भाई नौरोजी जो थी ना, दादा भाई नौरोजी उनके सेक्रेटरी भी ये रह चुकी थी। ठीक है, तो मेनली इनका मेन कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इन्होंने मतलब तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, बर्लिन कॉन्फ्रेंस, ठीक ना। हाँ, और बर्लिन कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या किया था, इंडिया का एक फ्लैग जो है वो वहां पे मतलब वो इनोग्रेट किया था इन्होंने, इंडिया का फ्लैग। देखेंगे हम लोग जब इंडिविजुअल्स के बारे में देखेंगे ना, लास्ट में हमारा जो क्लास होगा उसका मैंने सेकंड लास्ट देखा, इंडिविजुअल पर फोकस किया कि जो जो इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स है ना हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, उनका ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर जो मेन कंट्रीब्यूशन वो हम लोग देखेंगे वहां पर। तो अभी बस ये देख लेते हैं कि वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था या फिर जर्नल था हमारा, वो किसने पब्लिश किया था, ये मैडम कामा ने। अब बहुत लोग कंफ्यूज यहाँ पे ये हो जाता है, वंदे मातरम लिखा है तो उन्होंने मतलब बिना सोचे वो मान लिया क्या, क्या क्या नाम है इनका, अरे यार आनंद मठ किसने लिखा है, नाम भूल गया अभी। हाँ, बंकिम चटर्जी, ठीक ना। तो क्या होता है, वंदे मातरम देख के डायरेक्टली उनके माइंड में आता है, अरे वंदे मातरम में तो गाना तो उन्होंने लिखा है, तो न्यूज़पेपर भी उन्होंने लिखा होगा वंदे मातरम या पब्लिश किया होगा, बट ऐसा नहीं है। वंदे मातरम जो हमारा लिया गया एक बुक से लिया गया है, आनंद मठ, ठीक, वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लेकिन जो वंदे मातरम है, हाँ, वंदे मातरम जो हमारा न्यूज़पेपर था वो मैडम कामा ने निकाला था बर्लिन में। ठीक है, ये मेनली क्यों निकालते थे, टू इन्फ्यूज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस लिविंग अब्रॉड। बाहर में जो मतलब फॉरेन कंट्री में जो इंडिया के लोग रहते हैं उनके बीच में नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने निकाला था। ठीक है, न्यूज़पेपर डिपिक्ट ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन कॉर्नर इंडिया। तो मेनली उसके अंदर क्या होता था कि कैसे ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, वहाँ का सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहाँ के लोगों का। ठीक है, न्यूज़पेपर ट्रैक द मेजर इवेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। उसके अलावा मेन अपडेट क्या हो रहा था फ्रीडम स्ट्रगल में, क्या क्या हुआ, क्या क्या इंसिडेंट हो रहा है, उसको टैकल करता था, वो लोग लिखता था। However, newspaper account cannot be seen as a सिंपल सा क्या बताया, अनप्रेजुडिस्ड और कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बायसनेस आ ही जाएगा। क्लियर है, जैसे एग्जांपल आज के टाइम में भी क्या है, बहुत न्यूज़पेपर है हम लोग देखते हैं ना, लेकिन चैनल है न्यूज़पेपर है, लेकिन सब कहीं ना कहीं अपने आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गया, चाहे तुम्हारा मतलब पैट्रोनेज हो गया, पॉलिटिकल पैट्रोनेज हो गया, उससे मतलब इन्फ्लुएंस होकर ही लिख रहा है। ठीक, तो न्यूज़पेपर को हम लोग कभी भी एक कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव या फिर अनबायस्ड सोर्स नहीं मान सकते हम लोग। क्लियर ये चीज, तुम्हें तो अच्छे से पता है क्योंकि तुम्हारा भी वही काम होता है। हाँ जी। The account that were published in a newspaper in London by the pro-British people, वही सिंपल सा बात है। देखो, अगर मान लिया जाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन में जो रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है या फिर न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, मतलब देखो इंसिडेंट सेम है, जैसे मान लो जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक, लेकिन इसी न्यूज का ब्रिटेन के अंदर जो वहां का न्यूज़पेपर हुआ वो जो इस चीज को पब्लिश करेगा, और इंडिया के अंदर जो न्यूज़पेपर होगा जो इस चीज को पब्लिश करेगा, दोनों देखो न्यूज इंसिडेंट सेम ही है, लेकिन न्यूज में अलग अलग टाइप का हो जाएगा। जैसे यहाँ ब्रिटिश में क्या होगा, वहां लिखा था क्या, टू मतलब एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा किया। ठीक है, तो इंडिया में क्या दिखाया जाएगा, क्या बिना किसी वार्निंग के उन्होंने गोली चला दिया, ऐसे वैसे उसका एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ये सब चीज। क्लियर है, मतलब न्यूज वही रहता है, लेकिन जो न्यूज़पेपर होता है ना वो किस टाइप का न्यूज़पेपर है, उसका आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, वो क्या दिखाना चाहता है लोगों को, या फिर इन शॉर्ट उसका कंज्यूमर या फिर उसका रीडर बेस कौन है, उसके हिसाब से वो करता है अपना। क्लियर है, जैसे आज के टाइम में न्यूज़पेपर न्यूज चैनल जो होता है उसको पता है कि कौन मेरा भक्त है कौन भक्त नहीं है, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है कि जो लोग भक्त को कैटर करना चाहेंगे, ठीक ना, जिनको पता है कि भक्त मेरा चैनल ज्यादातर जो चैनल देखने वाले मेरे व्यूअर्स है वो भक्त है, तो सिंपल सा बात है वो भगवान का ही प्रोग्राम चलाते रहेंगे, उसी का महिमा मंडन करेंगे। क्लियर है, और जिनको पता है कि नहीं
ये मेरा चैनल है वो भक्त पसंद नहीं करते हैं, तो नेचुरल सा बात है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव वे में दिखाएंगे, दोनों साइड दिखाएंगे, या फिर गवर्नमेंट का पॉलिसी क्रिटिसिज्म भी करेंगे। लेकिन जिनको पता है कि ये चैनल में सिर्फ भक्ति लोग देख रहे हैं, वो क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, महिमा मंडल करेंगे, वाहवाही करेंगे। इंसिडेंट वही होता है, इंसिडेंट वही होता है, लेकिन तुम्हारा न्यूज़पेपर का मतलब व्यूअर्स बेस कैसा है उसके ऊपर चेंज हो जाता है तुम्हारा सब कुछ दिखाने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन का तरीका। क्लियर ये चीज? क्लियर? हाँ हाँ, इससे अच्छा एग्जांपल मेरे को नहीं सूझ रहा था। परफेक्ट एग्जांपल। जब बिना नाम लिए सब कुछ समझा सकता, नाम क्यों लेना पड़ता? चलो आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर तो अब क्या था, बहुत सारे लोगों ने बुक भी लिखा था, जैसे एग्जांपल बंकिम चटर्जी ने लिखा था आनंद मठ लिखा था वहाँ, ठीक है, वो मेनली क्या था सन्यासी रिवॉल्ट पे बेस्ड था। उनका लास्ट नॉवल था राजसिम्हा। क्लियर है? वो मेनली क्या था कि उन्होंने उसी से हमारा वंदे मातरम सॉन्ग आया है। इच्छा राम सूर्यराम देसाई ने लिखा था, वो गुजराती राइटर्स थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली बता दिया क्या अलग अलग रीजन लेवल पे वहाँ बहुत सारे राइटर थे जिन्होंने उस टाइम में लिटरेचर लिखा था अपना। फिर तमिल के अंदर भी ये थे, उन्होंने ये लिखा था, फिर ये लिखा था इन्होंने। अब मिली क्या देखो, डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड सोशल आउटलुक, ऑल दीज राइटर्स शेप्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंस of realism and deep interest in the life of the marginalized and oppressed section of society। मतलब भले ही ये सारे जो राइटर्स थे हमारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग रीजन से, भले ही वो उनका सोशल बैकग्राउंड अलग था, एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग था, लेकिन सबके राइटिंग में हमें कहीं ना कहीं एक कॉमन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रिफ्लेक्ट होता है। जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कैसा था उस समय सोसाइटी का, ऑप्रेस्ड सेक्शन कैसा था सोसाइटी का, उसका कंडीशन के बारे में हमको पता चलता है। इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली। ठीक है, अब पेंटिंग देखते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया इन्फॉर्मेशन, पेंटिंग से हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन ऑन द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हमें पेंटिंग से पता चलता है कि उस टाइम का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ कैसा था। कंपनी पेंटिंग, जिसको पटना कलाम पेंटिंग भी कहते हैं, वो उसको पैट्रोनाइज किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो होता क्या था, मेनली क्या था कि मेनली ये ऐसे आ जाता है मेडिएवल का पार्ट, पर समझ लो जब तक मुगल हमारा स्ट्रांग था या इकोनॉमिकल कंडीशन का अच्छा था, उन्होंने पेंटर्स को पैट्रोनाइज किया। लेकिन जब मुगल का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ या फिर कंपनी रूल हैवी होने लगा, तो मेनली क्या हुआ, अब उनके पास तो इतना इकोनॉमिकल कंडीशन उनका स्ट्रांग तो रहा नहीं, फाइनेंस जो वो सब पैट्रोनाइज करके रख पाए आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, ठीक, या वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर पाए। तो क्या हुआ कि जब मुगल पीरियड यहाँ पे वीक होना स्टार्ट हो गया, तो इनके दरबार के अंदर जो पेंटर्स थे ना, वो क्या हुआ, मूव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ लोग बंगाल में आए, ठीक है, कुछ लोग इधर गुजरात में गए, राजस्थान में गए, बिहार में गए, ठीक है। अब जब नेचुरल सा बात है, जब पेंटर वहां पे गए तो उन्होंने वहां के सिचुएशन के हिसाब से वहां जो देखा उसके हिसाब से पेंटिंग करना स्टार्ट किया। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब तक वो मुगल में थे तब तक सबका पेंटिंग स्टाइल सेम ही था, लेकिन जब वो अलग अलग रीजन में जाना स्टार्ट कर गए तो क्या हुआ कि रीजनल डाइवर्सिटी जो होता है, रीजनल इन्फ्लुएंस उनके पेंटिंग में शो होना स्टार्ट हुआ। क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो? हाँ सॉरी अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ इट्स क्लियर। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब तक मुगल में के मतलब दरबार के अंदर काम करते थे, तो उनको पता था भैया मैं पेंटिंग किसके लिए बना रहा हूँ, राजा के लिए बना रहा हूँ, राजा को पसंद आएगा, वो मेरे को पैसे देगा, ठीक है। लेकिन जब वो रीजन में आ गए तो क्या था, बाकी जो लोकल लेवल पे रूरल थे उतना, या जमींदार टाइप के लोग थे, उन्होंने उनको पैट्रोनाइज किया, लेकिन उतना पैसा तो वो लोग नहीं दे पा रहे थे ना, या फिर उतना तो सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे। और ऐसा तो नहीं कि सबको, जितने भी मुगल दरबार से आए लोग पेंटर आए, सबको सपोर्ट मिल ही जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि मार्केट के हिसाब से फिर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ पेंटिंग उन्होंने करना स्टार्ट किया। मतलब क्या कि उनको पता चल गया कि भैया मेरा मेन कंज्यूमर कौन है, मेरा मेन कंज्यूमर कौन है, वही ब्रिटिशर्स लोग जो इंडिया में आ रहे हैं, या फिर वो हमारे पेंटिंग को खरीदने वाले। तो उन्होंने क्या किया, उनके हिसाब से पेंटिंग करना, अपना मतलब कंज्यूमर के हिसाब से पेंटिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो एक टाइप से क्या हुआ कि जो मुगल पीरियड वीक हुआ, माइग्रेशन ऑफ पेंटर हुआ, या उसका क्या हुआ, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ पेंटिंग हमारा स्टार्ट हो गया। अब जो पेंटिंग जो एक टाइम में राजा को खुश करने के लिए या फिर उसका महिमा मंडल करने के लिए बनाया जाता था, अब वो क्यों बनाया जा रहा है, मार्केट में नॉर्मल लोगों को उनके सिचुएशन के हिसाब से बनाया जा रहा है, जिससे कि वो बिक सके। क्लियर है? पहले उनका पर्पस बेचना नहीं था, लेकिन अब उनका पर्पस क्या है, बेचना हो गया है। बेचना हो गया, हाँ। ठीक है। और देखो, company painting also referred as Patna Kalam emerged under the patronage of the East India Company. They picturized the people and scenes as they existed at that time. Trade, festivals, dance, and artistry of the people are visible in their work. Simple. कंपनी पेंटिंग कंट्रीब्यूटेड टू पॉपुलर इतना। अब देखो, जब तक फोटोग्राफी हमारा नहीं आया था
तो मेनली क्या था, पेंटिंग का बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस था, लोग प्रेफर करते थे उसको खरीदना, ब्रिटिश लोग भी। लेकिन एक बार जब फोटोग्राफी आ गया तो फिर उसका मार्केट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। द पिक्टोरियल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एंड इंडियंस, पेंटिंग, पेंसिल ड्राइंग, ईचिंग, पोस्टर, कार्टून वगैरह वगैरह। तो मेनली क्या था 1857 का में जो भी मिलता है ना, मतलब एग्जांपल पेंटिंग वगैरह, तो वो मेनली तो हमारा पेंटिंग ही है ना, क्योंकि उस समय तो कैमरा था नहीं हमारा। तो मतलब जो भी था 1857 का के रिलेटेड हमारे पास आज जो भी इमेजेस हैं, तो कहीं ना कहीं उस हमें जो पता चलता है कि 1857 में क्या हुआ था नहीं हुआ था, क्यों पता चल रहा है, क्योंकि उस टाइम पीरियड का हमारे पास पेंटिंग्स है। क्लियर? उस पेंटिंग के थ्रू में पता चल पा रहा है कि रियल में 1857 के टाइम में हुआ क्या था या उससे पहले क्या हुआ था। क्लियर? उस तरह हमारा एक पेंटिंग है कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट पेंटिंग इन कोलकाता इन 19th सेंचुरी डिपिक्टेड नॉट ओनली माइथोलॉजिकल फिगर भी मतलब मेनली देखो, पेंटिंग जो होता है ना, कि हर टाइप का पेंटिंग कहीं ना कहीं रिलीजियस पेंटिंग तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन रिलीजन के अलावा भी क्या होता है, वो मतलब माइथोलॉजिकल पेंटिंग बनाएगा, देवी देवता का फोटो बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, वो ऑर्डिनरी पीपल का भी, या फिर जो ऑर्डिनरी मार्केट स्ट्रक्चर होता है, जो नॉर्मल पब्लिक प्लेसेज होता है, उनका भी वो लोग बनाता ही है। तो उससे हमको क्या पता चलता है कि कोलकाता कालीघाट पेंटिंग से हमें क्या पता चलता है कि कोलकाता के अंदर सोशल चेंज कैसे हुआ लोगों का। ठीक है, इन द लास्ट डिकेड इन द 19th सेंचुरी अ न्यू आर्ट मूवमेंट इमर्ज्ड। अब क्या हुआ कि विद द टाइम जैसे जैसे हमारा मॉडर्नाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश के अंदर जो ऑयल पेंटिंग था या और भी डेवलपमेंट हुआ पेंटिंग्स के अंदर, वो इंडिया में आना स्टार्ट हुआ। तो इंडिया में जब आना स्टार्ट हुआ तो इंडिया के लोगों ने भी कुछ कुछ पेंटर्स ने उस चीज को अडॉप्ट किया। ठीक है, और उसके अलावा जब इंडिया का नेशनलिज्म मूवमेंट जो था, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जैसे इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ, हमारा मतलब इमर्ज होना स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ कि वो जो नेशनल मूवमेंट था हमारा, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारे पेंटिंग में भी इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हुआ। हमने फिर भारत कर दिया। ठीक है, हम लोग का झंडा वाला इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि मतलब लोगों को यूनाइट किया जा सके फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में। तो देखो, a new art movement emerged which received its primary stimulus from the growing national in India. Artists like Nanlal Bose and Raja Ravi Verma were representative of this new trend. ठीक है, एक बंगाल स्कूल जो लीड किया था, किसने किया था? अविनाश टैगोर ने। Though many of the painting of this new trend primarily focus on the theme of Indian mythology, ज्यादातर जो था mythology पे था, and cultural heritage, they are important source of studying the modern art movement in India and the art historian. क्लियर है? हमें पता चलता है कि पेंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लोगों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ड्रेसिंग सेंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट पता चलता है हमारा। अब ये चैप्टर हमारा पहला था, इसका थोड़ा देख लेंगे समरी। हमने देखा कि आर्किटेक्चर मटेरियल होता है। ठीक है, ठीक, पब्लिक आर्किटेक्चर जो गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट। ठीक, पब्लिक वाला जो होता है वो डायरेक्टली मतलब थोड़ा सा अनबायस होता है, फिर ज्यादा ऑथेंटिक होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट वाले से। ठीक है, प्राइवेट वाले में क्या होता है कि मेनली उसका खुद का पर्सनल लाइक रीजन, ठीक, जेंडर का सब मतलब इन्फ्लुएंस कर देता है उसको। फिर फॉरेन राइटर्स हुआ। ठीक है, फिर बायोग्राफीज होता है वो हमारा, फिर न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, फिर अदर जैसे एग्जांपल ओरल ट्रेडिशन हो गया, लिटरेचर हो गया, हमारा पेंटिंग और ये सब चीज। क्लियर हुआ यहाँ तक? हेलो, हाँ, यहाँ तक पूरा क्लियर? ठीक है, तो अब यस, अब 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। ठीक ना, ओके फिर हम लोग आज का जो सेकंड टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे, वरना दिमाग भारी ओके हो जाएगा। अच्छा रुको, फिर ये हुआ ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, वो अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट। ओके अच्छा नहीं छोड़ो, ये बाद में करेंगे जब करेंगे। ठीक है, ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा हो आप इधर उधर से हाँ जहाँ हाँ, है। ठीक है, तो मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ। 37 है ना, तो मैं 45 में कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो बाय।